copies available. The screen might be visible, right? Yes sir. ठीक है। तो रिलेशंस के बारे में तुम्हें क्या पता है? वी आर स्टार्टिंग विथ रिलेशंस। रिलेशन मतलब दो सेट्स के बीच में रहता है। डेफिनेशन पता है क्या? नहीं सर वो तो भूल गया मैं। ठीक है फाइन, कोई बात नहीं, बट दिस विल बी इंटरैक्टिव क्लास, हम बात करते रहेंगे बीच बीच में, इट विल नॉट बी वन हाँ पीरियड क्लास, ठीक है, कि मैं बोल रहा हूँ और तुम सुन रहे हो, ऐसा नहीं। ठीक, तो रिलेशन से स्टार्ट करते हैं। देखो रिलेशन के पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सो वो इंपॉर्टेंट वर्ड भी ले लेते हैं। दैट इंपॉर्टेंट वर्ड इज नथिंग बट कार्टेशियन सेट। तो कार्टेशियन सेट क्या होता है पहले वो देखते हैं। तो जैसे मेरे पास एक कोई भी सेट है ए, है ना, इसके अंदर मैंने एलिमेंट्स ले लिए 1 2 3। तो कार्टेशियन सेट क्या कहता है, एक बी सेट ले लिया, उसमें एलिमेंट्स ले लिए ए बी, इनफैक्ट दो ही लेते हैं, अपने को टाइम कम लगेगा। अगर हमने ऐसा ले लिया तो हमने डिफाइन किया था कार्टेशियन सेट ए क्रॉस बी एज नथिंग बट 1 कॉमा ए, इसका एक एलिमेंट लिया, उसकी ग्रुपिंग कर दी दूसरे एलिमेंट के साथ, और हाँ ऐसा पेयर बना दिया। ये ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें एक डेफिनेट ऑर्डर है, जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट है वो पहले आ रहा है, सेकंड एलिमेंट का सेट का जो एलिमेंट है वो दूसरी तरफ आ रहा है। ऐसे हम बना सकते थे 1 कॉमा बी, हाँ 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा ऐसे। बी। हाँ, तो ये जो सेट बना, देखो इसके अंदर सारे पॉसिबल पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे सेट को हमने नाम दिया था कार्टेशियन सेट, ठीक है ना। और इस ऑपरेशन को हमने नाम दिया था कार्टेशियन प्रोडक्ट। हाँ ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो लेमेन्स लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, लेमेन्स लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करें तो इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारा रिलेशन तुम्हारे रूम में रखी हुई हर चीज के साथ क्या है। तो अगर मैं एक सेट बना दूं तुम्हारा और तुम्हारे आसपास की सारी चीजों का, तो तुम्हारे को हर चीज के साथ अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर बना के देखूं तो जो पॉसिबल चीजें बन रही हैं, जो पॉसिबल रिलेशंस एग्जिस्ट, जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एग्जिस्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो तुम्हारे कार्टेशियन सेट हो गए, ठीक हाँ है। अब प्रॉब्लम क्या है, इसमें से सारे मीनिंगफुल हो जरूरी नहीं, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल यूर रिलेशन या यूर ऑर्डर्ड पेयरिंग या यूर पेयरिंग विथ योर बुक इज मोर इंपॉर्टेंट देन यूर पेयरिंग विथ योर चेयर। चेयर तो तुम कोई भी लेके पढ़ सकते हो, है ना, लेकिन बुक तो तुम्हें यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ ज्यादा लॉजिकल हो जाएंगी कुछ पेयरिंग, और कुछ पेयरिंग उतनी लॉजिकल नहीं रहेंगी। हाँ हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक कंडीशन लगा दी, है ना, और कंडीशन लगा के हमने बना दिया, हमने बोला कि देखो इसमें से क्या करते हैं कि सारे नहीं चाहिए मुझको, वो इसका एक सबसेट बना देता हूं। तो रिलेशन इज फंडामेंटली नथिंग बट, ठीक है ना, दिस इज अ सबसेट, इस सबसेट ऑफ कार्टेशियन सेट। तो मेरा जो कार्टेशियन सेट था इसका मैंने एक सबसेट बना दिया, कोई भी सबसेट बना दो, ठीक है ना। अब इसका एक सबसेट, कोई क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा सबसेट बनाने के लिए, है ना, दैट इज ऑब्वियस। तो मेरा क्राइटेरिया क्या हो गया, मैंने क्राइटेरिया लगाया इसके ऊपर कि देखो मेरा फर्स्ट एलिमेंट 1 रहना चाहिए, ये क्राइटेरिया हो गया। तो जैसे ही मैंने क्राइटेरिया लगाया यहां से एक रिलेशन निकल गया, तो मेरा ये रिलेशन बन गया 1 कॉमा ए एंड 1 कॉमा, ठीक है। अब मैं फर्दर एक और क्राइटेरिया लगा सकता था, मैं बोलूं कि देखो इसके अंदर सेकंड एलिमेंट भी ये होना चाहिए। तो अगर सेकंड एलिमेंट ये लगाऊंगा तो फिर इससे फर्दर एक रिलेशन निकल जाएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ए क्रॉस बी जो था हमारा, इससे कई रिलेशंस बना सकते हैं, हाँ ठीक है ना। एंड रिलेशन इज नथिंग बट अ सबसेट ऑफ, डेफिनेशन है सबसेट ऑफ कार्टेशियन सेट, ठीक हाँ है, ठीक है ना। तो ये बेसिक आइडिया है ना, इसके ऊपर पूरा चैप्टर बिल्ड होता है, और अल्टीमेटली ये जो चैप्टर है ये डेवलप होके क्या हो जाता है, ये डेवलप हो जाता है हमारे फंक्शंस के अंदर, राइट। हाँ मूव हो गया फिर से, एक मिनट। ठीक, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या किया, अब तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मेरी खासकर जो अपन क्रैश कोर्स टाइप मोड के अंदर है, तो मेरा ये प्रेफरेंस होगा कि मैं तुम्हें माइंड मैप बना के बताऊं। ना व्हाट इज अ माइंड मैप? माइंड मैप में हम क्या करेंगे, एक मैक्रो एनालिसिस कर लेंगे इस चैप्टर के अंदर मेन चीजें क्या है। तो मैंने चैप्टर का नाम बीच में लिख दिया रिलेशन, ठीक है।
ये तुम्हें भी अच्छा बनाना आना चाहिए, इनफैक्ट तुम्हें बनाना चाहिए सारे चैप्टर्स के। इससे दिमाग के अंदर एक ब्रॉड ब्रॉड आउटलाइन जो होती है चैप्टर की वो क्लियर हो जाती है। तो फिर क्या हो जाता है, कंटेंट याद रखना आसान हो जाता है। अगर मेरे दिमाग में कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं होगा, मार्किंग ही नहीं होगी, कोई मैप ही नहीं होगा, तो कंटेंट याद रखना मुझे मुश्किल हो जाएगा। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू ड्रॉ माइंड मैप्स। जैसे माइंड मैप में क्या होगा, रिलेशन में हमने पहली चीज क्या देखी, देखो उसकी डेफिनेशन देखी, ठीक है ना। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग माइट बी इट्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग माइट बी कि उसके टाइप्स क्या होते हैं। ऐसे ही तो हम जाते हैं किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं तो पहले हाँ डेफिनेशन देखते हैं, फिर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर उसके टाइप्स देखते हैं, ठीक है ना। हाँ इनफैक्ट हम चाहें तो इसकी फर्दर डिटेलिंग भी कर सकते हैं। इसकी फर्दर डिटेलिंग में कैसे कर सकता हूँ, अब मुझे क्या पता है कि इस टाइप्स के अंदर भी कुछ टाइप्स हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या हो गया, तुमने पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये तुम्हें याद होगा ऐसे ना, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सिमेट्रिक। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी कंटेंट है लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, ठीक है। तो मैंने इसको फर्दर गोलों के अंदर बन के रख दिया। अब देखो एक मैप बन रहा है ना धीरे धीरे करके। हाँ अब मैं चाहूँ तो इसमें कुछ और एलिमेंट अपनी तरफ से भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें एक एलिमेंट ऐड कर दिया कि नहीं, है ना। इसके अंदर और क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने बोल दिया कि इसके अंदर पीएनसी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन बन सकते हाँ हैं। तो मैंने बोला कि पीएनसी से रिलेटेड कि हम नंबर ऑफ रिलेशंस काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना, हाँ एक क्वेश्चन हो सकता है। फिर इसमें एक और चीज क्या बन सकती है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस काउंट कर सकते हैं, हाँ ठीक है ना। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस काउंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ये एडवांस लेवल पे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बेसिक लेवल पे क्वेश्चन नहीं आता। तो ये वाला जो हमने सेकंड पार्ट ऑफ एनालिसिस बनाया, ये वाला, दिस इज फंडामेंटली समथिंग दैट कुड बी आस्क्ड इन एडवांस। और ये पीएनसी के फॉर्म में पूछा जाएगा, रिलेशन के फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, बेस जो बन रहा होगा क्वेश्चन का, वो रिलेशन से बन रहा होगा। एंड देर आर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन जो डेफिनेशन और रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है। ये तुम्हारे बोर्ड्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये तुमसे अभी कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अभी अगर हम मीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए ये टाइप पे बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये मीन्स में पूछा जाएगा, ठीक है ना। हाँ अब देखो ये एक माइंड मैप बन गया। अगर मेरे दिमाग में माइंड मैप क्लियर है तो मुझे एग्जैक्टली पता है कि चैप्टर में क्या करना हाँ है। तो दिस टाइप ऑफ मैप्स, एक एक पेज के मैप्स ऑफ एवरी चैप्टर यू शुड बी एबल टू ड्रॉ। इनफैक्ट जब भी मैं पढ़ाऊंगा तो या तो चैप्टर के स्टार्टिंग में या तो चैप्टर के आखिर के अंदर आई विल ड्रॉ वन सच काइंड ऑफ मैप टू गिव यू अ होलिस्टिक फीलिंग कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं जिनको हमें आपस में कनेक्ट करना है। और देखो तुम इस तरह से देखो कि जितने चैप्टर के एलिमेंट्स बाकी चैप्टर के एलिमेंट से कनेक्ट हो पाएंगे या आपस में कनेक्ट हो पाएंगे, उतने एडवांस के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो इफ वी हाँ कनेक्ट टू कॉन्सेप्ट्स, है ना, या मैक्सिमम थ्री कॉन्सेप्ट्स, इट बिकम्स अ क्वेश्चन ऑफ मीन्स। if we mix more than three concepts and concepts across the topic, then it becomes a question of advance, इतनी, एडवांस। ठीक है हाँ ना। हम्म और कुछ नहीं है, सब कुछ मिक्सिंग मिक्सिंग। जितनी अच्छी मिक्सिंग हम करेंगे उतना अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो जैसे हमने पीएनसी लगा दिया ना, इसमें काउंटिंग लगा दी थोड़ी सी, तो इस हम्म क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो इसका एक बहुत ही विजिबल लिंक है पीएनसी के अंदर। Now let us, this definition we have already studied, है ना। इस डेफिनेशन में तो कुछ खास बात नहीं था। हमने रिप्रेजेंटेशन के बारे में दो तीन बातें पढ़ी थी, तो उन रिप्रेजेंटेशन में हम फर्दर डीप जा सकते हैं। तो हमने जो पहली बात पढ़ी थी रिप्रेजेंटेशन के बारे में, वो क्या थी, बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर, है ना। ये एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट था, हाँ ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर की एक खास बात क्या होती है, अगर मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है a कॉमा b और उसमें दूसरे ऑर्डर्ड पेयर से इक्वेट कर दूं m कॉमा n, इसका मतलब क्या है, इसका सेंस क्या है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये इसके बराबर होना चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है उसके बराबर होना चाहिए। मतलब दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू m एंड लगा रहे हैं ना, b इज इक्वल हाँ। टू n। तो एंड और ऑन और में क्या फर्क होता है ये बताओ। एंड में मतलब दोनों ट्रू है और में कोई एक ट्रू है। ईदर ऑफ द वन ट्रू है, हाँ ठीक है ना। दोनों भी हो सकते हैं और एक भी ट्रू हो सकता है, ठीक है। हाँ हाईली एडवाइजेबल, अगर तुमने नहीं करा है ये चीज तो मैथमेटिकल रीजनिंग तुम्हारा एक चैप्टर है, ठीक है ना। हाँ मैथमेटिकल रीजनिंग जितना एनसीईआरटी में दिया है उसको कभी भी जब तुम्हारे पास टाइम हो तो एक रीडिंग मार लेना। दैट टॉपिक हाँ लुक्स इंपॉर्टेंट बट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि हम बार हाँ मैथमेटिकल लॉजिक्स पे आएंगे, वी विल यूज वर्ड्स लाइक एंड और इफ एंड ओनली इफ, तो मतलब एकदम क्लियर होना चाहिए दिमाग के अंदर, है ना। हाँ। ये इंग्लिश लैंग्वेज वाला मीनिंग नहीं है, मैथमेटिकल लॉजिक वाला मीनिंग है उसके अंदर व्हेनेवर वी यूज सच वर्ड्स। तो एक्चुअली हो रखा है वो मेरा। हाँ ठीक है, अच्छे से तुमने कर रखा है तो बढ़िया, हाँ ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो हमने देखी, कार्टेशियन सेट वी हैव ऑलरेडी सीन।
सेकेंड इज रिप्रेजेंटेशन। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो हमने देख लिया था इसके अंदर, हाँ एक रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म के अंदर। तो हमने देखा था कि हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था 1, A 1, B, है ना, ये हमने किया था। ठीक है, तो हाँ रूस्टर फॉर्म के अंदर हो गया, है ना, सेट्स के अंदर इसको रूस्टर फॉर्म कहते हैं। एक इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, मैपिंग। हाँ तो जैसे इसको मैं मैप कर सकता था, मैंने सेट ए यहाँ लिख लिया, सेट बी यहाँ लिख लिया। मेरा सेट ए था 1 2, मेरा सेट था ए बी। तो मैंने 1 को ए पे मैप किया, 1 को बी पे भी मैप किया, 2 को ए पे मैप किया, 2 को बी पे भी मैप किया। हाँ ये मेरा कार्टेशियन सेट था। तो ये मेरा कार्टेशियन सेट का मैपिंग हो गई। अगर मेरा जो रिलेशन था उसको मैंने इसका सबसेट बनाया था, और उसमें मैंने क्या किया था, इसको ए लिया था, इसको बी लिया था, यहाँ पे 1 2 ए बी, और मैंने बोला था उसमें से सिर्फ ये एलिमेंट लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा रिलेशन था जो मैंने पीछे लिखा था। ठीक है, हाँ ये मेरा रिलेशन था। अब तो ये जो मेरा तरीका है इसको हम मैपिंग कहते हैं। मैपिंग के अंदर क्या है, बेसिकली जहां से एरो स्टार्ट होते हैं, जिस पॉइंट पे एरो स्टार्ट हुआ उसको हम डोमेन बोलते हैं। तो इसकी डोमेन क्या होगी बेसिकली, तो इसकी डोमेन हो गई 1। 1। ठीक है, जहां से एरो स्टार्ट हो रहा हाँ है ना, जहां एरो एंड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज तो इसकी रेंज कितनी हो गई, 1। ए बी। जितने भी एलिमेंट्स इस सेट बी के अंदर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन। हाँ ठीक है ना, तो यहाँ पे कोडोमेन भी सेम हो गया जो हमारी रेंज। रेंज। ये बेसिक 3 आइडियाज हो गए इसके डेफिनेशन से रिलेटेड। ठीक है ना, डेफिनेशन, डोमेन रेंज। और कोडोमेन। अब देखो, तुम देखोगे यही सेम आइडियाज कैरी फॉरवर्ड होते हैं फंक्शंस के अंदर भी, है ना, वहां पर भी हाँ रेंज यही होती है, वहां पर भी डोमेन इसी तरीके से बताई जाती है। अब इसके और भी तरह के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन हम फंक्शन जब पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि इसको और कितने तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है और कितने वेज होंगे रिप्रेजेंटेशन के। तो दैट पार्ट विल बी कवर्ड विद फंक्शंस ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने तुम्हें 2 रिप्रेजेंटेशन बताया, एक रूस्टर फॉर्म के अंदर, एक मैपिंग के अंदर। 4 या 5 तरह के रिप्रेजेंटेशन और होंगे जो फंक्शंस के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है हाँ ना, टाइप्स, है ना, जो कि इंपॉर्टेंट सवाल है ही, सिंपल सी बात है, इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ इनवर्स रिलेशन, सबसे पहले इसमें क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना। अब हाँ इनवर्स के तो अगर हमने मैंने एक रिलेशन को लिखने का तरीका ये भी होता है, ए आर बी ऐसे भी लिखते हैं रिलेशन को। मतलब ए हाँ एलिमेंट इज रिलेटेड टू बी एलिमेंट, या ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हो गया, या ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट हो गया। हाँ तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, इनवर्स मतलब इसको उल्टा कर दो, बी यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ आ जाएगा। हाँ मतलब क्या हुआ, सपोजिटली एक रिलेशन मेरे पास था 1, A 1, B। तो इसका इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स रिलेशन हो जाएगा A, 1 ऑर्डर हाँ कर दो, और B। हाँ ठीक है, हाँ प्रीटी सिंपल, कुछ खास बात नहीं। हम्म, नेक्स्ट बात क्या है इसके अंदर, देखो वॉइड रिलेशन। अब देखो तुम इसमें मेन जो टाइप्स देख रहे हैं अभी हम यहाँ पे, जो टाइप्स लिखे हुए हैं, दीज आर बेसिकली वही जो सेट्स के अंदर देखे थे, है ना। जैसे हम सेट्स को क्लासिफाई करते थे, वॉइड रिलेशन या एम्प्टी सेट, है ना, हाँ यूनिवर्सल रिलेशन या यूनिवर्सल सेट। तो डेफिनेशन वही है, क्योंकि अल्टीमेटली रिलेशन बना कहाँ से, सेट की डेफिनेशन से ही बना ना। हाँ फंडामेंटली इट इज अ सबसेट। तो जो सबसेट के अंदर सारी बातें चल रही थी वो सारी बातें इसके अंदर भी होंगी। तो हमने हाँ एम्प्टी सेट के करस्पॉन्डिंग एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, वॉइड। वॉइड रिलेशन। सिमिलरली यूनिवर्सल सेट के करस्पॉन्डिंग कर दिया यूनिवर्सल रिलेशन, है ना। आइडेंटिटी, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आइडेंटिटी। अगेन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हिच इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर जेई बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, दैट इज नथिंग बट बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है ना, ये भी तुम्हारे क्लास 12th की एनसीईआरटी का चैप्टर है। तुम्हारा बोर्ड कौन सा, हाँ मीडियम स्टेट बोर्ड है मेरा, कौन सा, स्टेट बोर्ड। महाराष्ट्र। ठीक है, तो अगेन एनसीईआरटी में दिस इज ए इंपॉर्टेंट चैप्टर दिया हुआ है, बार बार हम इसको रेफर करते रहेंगे, पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आइडिया लग जाएगा, कुछ दिन बाद इंपॉर्टेंट कंटेंट हम कवर कर लेंगे। हाँ मतलब क्या होता है बेसिकली, कि हम जो इनपुट डालें वही आउटपुट मिले। हाँ बहुत सिंपल है। तो अगर मैं सेट ए इनपुट डाल रहा हूं तो आउटपुट भी सेट ए मिलना चाहिए। हम्म, आइडेंटिटी का मतलब क्या, सपोजिटली मेरे पास सेट ए ये था 1, 2। ठीक है, तो ये रिलेशन क्या होगा बेसिकली, अगर मैं 1 डालूंगा तो आउटपुट भी 1 मिलेगा, और 2 डालूंगा तो आउटपुट भी 2 मिलेगा। हाँ आइडेंटिटी रिलेशन को कैसे डिफाइन किया, देखो यहाँ पे A, है ना, इसके अंदर A, आ रहा है व्हेन A बिलोंग्स टू। अब देखो इसी सेट को इस यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रखा है, जो हमने पहले रूस्टर फॉर्म में लिख रखा था। हाँ ठीक है ना, बस इतनी सी बात है। खास बात क्या है इसके अंदर, दिस रिलेशन शुड बी वैलिड फॉर
ऑल द, या ऑल नहीं कहना चाहिए, एवरी वैल्यू ऑफ ए, है ना। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स जो इस चैप्टर में बार बार आएगा, ऑल एंड एवरी। हाँ ठीक है ना। एवरी का मतलब क्या होता है, सारी वैल्यूज के लिए, सारी वैल्यूज के लिए। तो एवरी वैल्यू ऑफ ए, एवरी वैल्यू मतलब क्या है कि 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए। 2 2 हाँ 1 1 से काम नहीं चलेगा, उसे आइडेंटिटी नहीं बोलेंगे। तो आइडेंटिटी ओवर ए वुड बी डिफाइंड एज 1 1 एंड 2 2। ठीक है ना। अगर हाँ तो ऐसे लिखा मैंने, है ना, ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। डन, है ना। अब इसके अंदर आइडेंटिटी के अंदर आई वुड अगेन चेक, लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए, एवरी वर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, मैं तुम्हें क्लैरिफाई कर दूंगा, दिस वर्ड शुड नॉट बी देयर, एवरी शुड नॉट बी। नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नथिंग, कहाँ गया। ठीक है ना। हाँ, इसमें ये एवरी पार्ट नहीं होना चाहिए, एवरी को कट कर देते हैं, ये इसके अंदर एरर है। ये कुछ एलिमेंट्स के साथ भी आइडेंटिटी बन सकता है, तो इस एवरी को नहीं करना चाहिए, ये पार्ट गलत है। ठीक है, इवन दिस कुड बी आइडेंटिटी एंड दिस कुड बी आइडेंटिटी। ठीक है ना। और वहीं हम देखेंगे कि डिफरेंशिएट्स इटसेल्फ फ्रॉम द नेक्स्ट आइडिया, है ना, दैट इज नथिंग बट द रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या कह रहा है कि हर एलिमेंट के लिए ट्रू होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव भी हाँ सेम ही है, आइडेंटिटी जैसे ही है ना, लेकिन इट्स फॉर एवरी एलिमेंट। हाँ अगेन अगेन देयर इज वन मोर करेक्शन, ये ठीक था, ये गलत कर दिया, ये ठीक था, ये नहीं है, है ना? तो दिस इज अगेन ट्रू, है ना। इसको ऐसे ही हमने डिफाइन किया है। रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या फर्क आ गया, रिफ्लेक्सिव के अंदर बेसिकली वो क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास ऐसा है 1 2 एंड देयर इज समथिंग बी लाइक a b, तो हाँ रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या बात हो गई, बेसिकली रिफ्लेक्सिव ये कहता है कि इसमें ऐसा तो होना ही चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, ये होना ही चाहिए, लेकिन साथ में बाकी क्या आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बाकी भी तो आ ही सकते हैं ना, सॉरी, वन ने a क्रॉस a में डिफाइन किया, तो वी आर डिफाइनिंग हियर और a क्रॉस a, तो a क्रॉस a पे डिफाइन कर रहे हैं। तो हाँ बोला कि देखो 1 1 आया, 2 2 आया, लेकिन 1 2 आता है या नहीं आता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्टिल रिफ्लेक्सिव रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव का क्या कह रहा है बेसिकली, 1 1 और 2 2 आना चाहिए, और ये दोनों हाँ आना चाहिए, इसमें से अगर एक भी आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई जिसपे कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि सारे आइडेंटिटी रिलेशंस जो होते हैं वो तो रिफ्लेक्सिव होते हैं, बट सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस आइडेंटिटी नहीं होते। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव हाँ यहाँ पे लिख रखा है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं होगा। हाँ So this becomes a very minute difference between identity relations and reflexive relations. Fine. हाँ ठीक। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब बहुत सिंपल होता है, ये यही बेसिकली यही सवाल आते हैं मीन्स के अंदर, और ज्यादा इसमें से कुछ नहीं पूछा जाता। अब इसमें अगर हम एक सिमेट्रिक रिलेशन बनाए तो वो क्या हो गया, बोल रहा है कि देखो अगर 1 2 है तो 2 1 होना जरूरी। हाँ ठीक है ना, ये पेयर आना चाहिए बेसिकली। अब फॉर एग्जांपल मैं इस सेट को थोड़ा सा एक्सपैंड कर देता, ए को 1 2 3 बोल देता, तो अब हम यहाँ ये नहीं करें कि 3 1 भी आना चाहिए, बोल रहा है अगर 1 2 है तो 2 1 आना जरूरी है। ठीक है, इतनी छोटी, हाँ है ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो फॉर ऑल वैल्यूज के लिए है, ठीक है ना, है ना, हाँ फॉर एवरी नहीं लिख रखा, एवरी वाली कंडीशन रिफ्लेक्सिव के लिए सिर्फ। हाँ बस यही डिफरेंस याद रखने वाली बात होती है इसमें, बाकी सब हो जाता है। अब इसी का एक एंटी कॉन्सेप्ट है, दैट इज नथिंग बट एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, बोला है कि अगर a कॉमा बी आया और b कॉमा a आया तो a और b आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक, अच्छा तो मतलब क्या हुआ बेसिकली, या तो आप उसमें 1 1 रख पाओगे, 2 2 रख पाओगे, 3 3 रख पाओगे, ये रख सकते हो, है ना। 1 2 कभी नहीं रख पाएंगे, ये एलिमेंट कभी नहीं आएगा एंटी सिमेट्रिक। ठीक है ना, इनमें से कोई भी आ सकता है, ये आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है। हाँ हाँ तो इसमें और रिफ्लेक्सिव में फर्क क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव में सारे आने जरूरी थे, ठीक है ना, लेकिन एंटी सिमेट्री में सारे आने जरूरी नहीं, कुछ भी आएंगे तो भी चल जाएगा। हाँ ठीक, ट्रांजिटिव ठीक है, कुछ डाउट है। वो उसके पहले क्या था सर, रिफ्लेक्सिव के पहले क्या था? आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी और ये अलग है क्या? एंटी सिमेट्रिक? हाँ आइडेंटिटी में तो सारे आने जरूरी है ना, आइडेंटिटी में 1 1 भी आना चाहिए, 2 2 भी आना चाहिए,
ठीक है अच्छा ना। उसके अलावा एंटी सिमेट्री के अंदर सिर्फ 1,1 आ सकता है। हाँ हाँ ठीक ठीक हाँ समझ गए ना, सिंपल सी बात। अब ट्रांजिटिव क्या हो गया, ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर 1,2 आया, ठीक है, और 2,3 आया, अगर ऐसा कुछ पेयर बन गया तो क्या हो गया, देखो ये और ये मैच कर गए ना, हाँ एक एलिमेंट आना चाहिए जिसमें 1,3 है, ये वाला भी हो, हाँ ठीक है, तो ये तो आना जरूरी है, तो ये एक ट्रांजिटिव बन गया। हाँ ठीक, अब बाकी के साथ क्या होता है, अगेन दिस इज फॉर ऑल कंडीशन, तो ये समझ लो ना, मेन जो खेल है इसके अंदर वो ऑल और एवरी वाला ही है। ठीक है, हाँ ये एवरी वाली कंडीशन कहाँ ट्रू थी, ये बेसिकली आइडेंटिटी के लिए ट्रू थी कहीं ना कहीं, ठीक है ना, ये रिफ्लेक्सिव के लिए ट्रू थी, हम वहां पे दोनों जगह बात कर रहे थे, लेकिन हम सिमेट्रिक है ना, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के अंदर फॉर ऑल वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हाँ कॉमन मतलब 101 टाइप बेसिक डाउट होता है स्टूडेंट्स को जब वो पढ़ना शुरू करते हैं। आई होप तुम्हें नहीं होगा क्योंकि तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हाँ तो क्या हो गया, बेसिकली अब इसकी ग्रुपिंग कर दी हमने और एक रिलेशन बना दिया जिसके अंदर ये तीनों पार्ट्स हो, मतलब रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, इसको हमने इक्विवेलेंस रिलेशन बोल दिया। ठीक है, हाँ अब इक्विवेलेंस रिलेशनशिप पे एक बेसिक क्वेश्चन ये भी आता है बेसिकली कि अगर एक रिलेशन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो क्या वो अपने आप रिफ्लेक्सिव हो जाएगा क्या, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, दिस इज नॉट नेसेसरली ट्रू। तो ये अब ऑब्जेक्टिव के अंदर एक ऑप्शन के फॉर्म में कहीं डाल दिया जाएगा। अभी हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रिफ्लेक्स इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बस वही होता है, इसमें रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव, अगर तीनों प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा तो इक्विवेलेंस हो गया। इसी का एक और काउंटर पार्ट भी है, जैसे इक्विवेलेंस है ऐसा एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन भी है। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के अंदर क्या खास बात है, वहां पे रिफ्लेक्सिव है, बस यहाँ पे चेंज हो गया, देखो एंटी सिमेट्रिक आ गया और फिर हाँ क्या ट्रांजिटिव हो गया। तो अगर मैं उस सिमेट्रिक को एंटी सिमेट्रिक से चेंज कर दूं तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। हाँ ठीक है, हाँ बस इतना ही है इसके अंदर। इसके बाद हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि किस आइडिया पे बेस्ड है, डेफिनेशन के आइडिया पे बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन तुम ट्राई कर सकते हो क्या, जो मैंने दिया हुआ है डिस्प्ले पे। बताओ क्या आएगा। R1 रिफ्लेक्सिव है। हाँ, R1 रिफ्लेक्सिव है क्योंकि इसमें A कॉमा A भी आ रहा है, B कॉमा B भी आ रहा है, C कॉमा हाँ C भी आ रहा है। क्या ये सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक हम्म सिमेट्रिक नहीं नहीं सिमेट्रिक नहीं है। हाँ, क्योंकि A कॉमा B आ रहा है लेकिन B कॉमा A नहीं आ रहा। ठीक है ना, हाँ हाँ अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तो काम बन गया हमारा। ठीक है, हाँ ट्रांजिटिव है क्या ये? नहीं हाँ एक सेकेंड नहीं नहीं ट्रांजिटिव नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? वो ए बी है और बी सी है लेकिन ए सी नहीं है। हाँ, AC भी तो है इसके अंदर, ये देखो। अच्छा हाँ हो गया फिर ये ट्रांजिटिव ए हो बी गया। है, ए बी है इसके अंदर और BC है तो AC होना चाहिए। हाँ ए सी AC भी है है। और C है तो A होना चाहिए, वो भी है। ठीक है ना, AC है, C भी है, तो A भी होना चाहिए, वो भी है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। देखो प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। BCA और CA है लेकिन BA है क्या? नहीं। हाँ, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अच्छा हाँ समझ गए ना बेसिकली, हाँ ऐसे पेयर्स चेक कर लो तो हो जाता है। तो ये एक बेसिक सवाल है जो बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर वाला जो हमने मेथड पढ़ा था उस पर बताया बनाया जाता है। ठीक है ना, हाँ ये दूसरे तरह के क्वेश्चन से बेसिकली जिसके अंदर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में रिलेशन दिया होता है ना, थोड़ा सा एक एक्चुअली सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है ना, हमको ये प्रूफ करना है, प्रूफ में भी पूछा जा सकता है, सेम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं, उसमें 4 ऑप्शन दे देंगे, और मल्टीपल चॉइस में भी पूछ सकते हैं, उसके अंदर 4 ऑप्शन दे देंगे। ठीक है, तो हार्डली मैटर्स क्वेश्चन वही है। तो रिलेशन कैसे डिफाइन किया हुआ है, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय, है ना। अब देखो रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट z, मतलब इंटीजर्स पे डिफाइन कर रहा है, हाँ और बोल रहा है कि अगर x और y दोनों इंटीजर्स हैं तो ऑर्डर्ड पेयर किस तरह से बिहेव कर रहा है कि x माइनस वाई शुड बी डिविजिबल बाई n। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू n टाइम्स, है ना, सम मल्टीपल ऑफ n, हाँ n m, ऐसा लिख देता हूँ। ठीक है ना, m इज एन इंटीजर। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, बहुत सिंपल लिख दिया।
ठीक है, ये हमारा रिलेशन हो गया। अब इसमें हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया रिलेशन को। जब मैंने ऐसा एक्सप्रेस कर लिया तो अब मुझे दिखाना है, तो मैं इसमें क्या देख चेक कैसे करूंगा, तो मैं रिफ्लेक्सिव चेक करूंगा। तो रिफ्लेक्सिव में तुम क्या करोगे, हमेशा जब ऐसा लिखा होगा तो x को y के बराबर डाल दो। ठीक है, जैसे तुम x को y के बराबर डालोगे फिर चेक करो कि क्या ये n का मल्टीपल बन रहा है क्या। तो जैसे ही मैंने x को y के बराबर डाला, मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 0। अब 0 तो सारी चीजों का मल्टीपल होता ही है, हाँ इसमें इशू आएगा ही नहीं। अब सिमेट्रिक चेक किया, तो मैंने बोला अगर x माइनस वाई सेटिस्फाई कर रहा है तो x माइनस वाई तो m का मल्टीपल था। ठीक है, तो अगर मैं इस रिलेशन को उल्टा कर दूं, y y माइनस कर माइनस दूं, x। हाँ एक माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ और n आ जाएगा। अभी भी तो ये n का मल्टीपल हो ही गया। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं इन्फर कर सकता हूँ तो y कॉमा x ऑल्सो बिलोंग्स टू r। हाँ ठीक है, और एक नेक्स्ट स्टेटमेंट ले लेते हैं, दैट इज नथिंग बट योर ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला कि उसमें दो पार्ट्स हो गए, तो एक तो x हाँ y है ना बिलोंग कर रहे थे, तो मैंने से बोला nm1 हो गया, फिर मैंने हाँ बोला yz आ गया क्योंकि ये भी तो लेना पड़ेगा इसमें, हाँ हाँ nm2 हो गया। और मुझे हाँ रिलेशन में लिंक किसको करना है, x और z को करना है। ठीक है, क्योंकि हाँ उसमें मुझे y को एलिमिनेट करना है, तो y को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट कैसे करें, ऐड सिंपल, कर देगी। ये आ गया। ये भी ट्रू है। तो अगर तीनों कंडीशंस ट्रू हो गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, देन दिस बिकम्स अ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस। नेक्स्ट इज बेसिकली ये ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जिसके अंदर ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, रिलेशन इज कॉन्ग्रुएंट ऑन सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो एक ट्राइंगल्स इन अ प्लेन दे रखा है और बोल रखा है कि अगर कॉन्ग्रुएंसी मतलब ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2, इस तरह से अगर हमारे पास है तो इसके ट्राइंगल्स के उसने ऑर्डर्ड पेयर्स हो रहा है ना, उनके बीच में कॉन्ग्रुएंस रिलेशन है। तो बोल रहा है कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अब ये बेसिकली क्या हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। अब रिफ्लेक्सिव में क्या चेक करेंगे कि क्या सारे ट्राइंगल सेल्फ कॉन्ग्रुएंट होते हैं या नहीं होते हैं। होते हैं। होते हैं तो रिफ्लेक्सिव हो गया। हम्म सिमेट्रिक में क्या चेक करेंगे, अगर मेरा ट्राइंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल 2 तो वाइस हाँ वर्सा शुड आल्सो बी ट्रू, ये तो सही बात हाँ ये सही है। है ना, तो सिमेट्रिक भी हो गया है ना। अब ना ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के अंदर क्या होगा, ट्रांजिटिव में ये बोलेगा कि देखो अगर डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2, हाँ ये भी डेल्टा होगा। 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 3, तो ये तो हम्म ऑब्वियस सी बात है ना, डेल्टा 1 और डेल्टा 3 भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, हाँ हो गया। तो हमारी ये कंडीशन भी प्रूफ होगी। हाँ ठीक है, तो ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं पैरेलल लाइंस के ऊपर, परपेंडिकुलर लाइंस के ऊपर। ठीक है, तो एक हाँ तरह से लिंक करके इस तरह के ये एक और सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो जनरेट हो जाते हैं। हम्म ना फोर्थ क्वेश्चन इज लाइक ये एक बस इस क्वेश्चन के अंदर क्या डिफरेंस है, अब तुम ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, बताऊं इसमें यहाँ पे एक ऑर्डर्ड पेयर ले लिया, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर ले लिया। पहले जब हम रिलेशन बना रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे, एक्स का रिलेशन लिख रहे थे वाई के साथ, है ना, या हम्म ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में एक्स कॉमा वाई लिख रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है, इसके अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है। तो इसके अंदर एज इफ दिस एक्स इज रिप्लेस्ड बाय ए एंड बी एंड दिस वाई इज रिप्लेस्ड बाय सी एंड डी। ठीक है, और इस ऑर्डर्ड पेयर के ऑर्डर्ड पेयर पर डिस्कशन चल रहा है। हम्म ठीक है ना, तो ये एक और क्वेश्चन होता है जो काफी स्टूडेंट्स को ट्रबल कर रहा होता है बेसिकली। इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। देखो पहले तुम रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना, तो हाँ सब कुछ तो चेक करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात दिखाई दे रही है। तो सबसे हाँ रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करता हूँ। तो रिफ्लेक्सिव के अंदर क्या होता था, हम यहाँ पे x को रिप्लेस कर देते थे, मतलब जो यहाँ आता था और जो यहाँ आता था वो सेम होता था y के। हाँ हाँ मुझे क्या करने की जरूरत है, अगर यहाँ पे a कॉमा b लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी a कॉमा b लिखने की जरूरत है, हाँ और उसके पहले इस रिलेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, सो दैट इट लुक्स ए लिटिल मोर ब्यूटीफुल, है ना। ए और बी को एक साइड ले आओ, सी और डी को दूसरे साइड ले जाओ। अब ये थोड़ा सा सुलझा हुआ लग रहा है ना। हाँ अब जब मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मैं क्या चेक करूंगा, मुझे बस ये चेक करना है कि अगर मैं मेरा ए कॉमा बी यहाँ पे डाल दूं तो वो रिलेशन ए कॉमा बी के साथ ट्रू होना चाहिए, ये हमेशा सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हाँ जैसे मैं इसमें डालूंगा ए कॉमा बी, तो यहाँ राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो ए ए कॉमा माइनस बी। ऑलवेज ट्रू है, हाँ ट्रू है। बन गई, ये तो ऑलवेज ट्रू है, इसमें कोई इशू ही नहीं। हम्म नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, तो ये सिमेट्रिक हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक चेक करते हैं, तो सिमेट्रिक में क्या चेक करूंगा, देखो ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू सी कॉमा डी, तो इसका वाइस वर्सा कन्वर्स भी ट्रू होना चाहिए। हाँ
बी तो कॉमा ऑब्वियसली हो जाएगा क्योंकि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ c माइनस डी इज इक्वल टू a माइनस बी। ये देखो, ठीक है। सर सिमेट्रिक चेक कर रहे हो तो फिर ए कॉमा बी के बाद बी कॉमा आई डालना पड़ेगा ना? ना ना ना, ये यहाँ पे जो देखो, जब तुम सिमेट्रिक चेक करते थे तो तुम क्या बोलते थे, x इज रिलेटेड टू y, तो y शुड बी रिलेटेड टू x, यही तो बात होती हाँ है। हाँ इन्हीं चीजों को तो इंटरचेंज कर रहे थे ना तुम, जो इधर लिखी हुई थी। तो हाँ मैं हाँ। इसका इसके इसकी सिमेट्रिसिटी की बात करूंगा तो यहाँ पे c कॉमा d लिखूंगा, अच्छा, यहाँ पे a कॉमा b लिखूंगा, हाँ समझ गई, हाँ ठीक है ना। अब वो तो ट्रू ही होगा क्योंकि इस कंडीशन से, हाँ। ठीक है ना। ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होगा, ट्रांजिटिव बोलेगा देखो मेरे को एक तो लेना पड़ेगा a कॉमा b इज रिलेटेड टू सी कॉमा कॉमा डी, फिर बोलूंगा c कॉमा डी शुड बी रिलेटेड टू e कॉमा f, ऐसे तो जाऊंगा, बिल्ड करूंगा ना आइडिया। हाँ हाँ हाँ। और मुझे प्रूफ क्या करना होगा, दैट a कॉमा कॉमा, बी एंड ई ए कॉमा एफ। अभी तुम्हारा आसानी से चेक कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ है ना, और हो ही जाएगा क्योंकि a माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी आ गया पहली कंडीशन से, हाँ। आ गया c माइनस डी इज इक्वल टू e माइनस f, तो यहाँ से मैं ये तो बोल ही सकता हूँ ना कि a माइनस बी इज इक्वल टू e माइनस f, ई माइनस एफ, हाँ। ठीक है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर पे बनने वाले है ना, नेक्स्ट तरह का टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो गए जिसके अंदर बनाए जाते हैं। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर से डील कर रहे हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज अगेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक पीएनसी, है ना। तो अब ये पीएनसी का सवाल है, बहुत छोटा सा लिया है मैंने, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लिया क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड जेई ने अभी तक पूछा नहीं, ठीक है। और जैसे जैसे हम आगे देखेंगे एडवांस के अंदर घुसेंगे पीएनसी के अंदर तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। या फिर मैं एक हाथ दो क्वेश्चन तुमको दे दूंगा मे बी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो तुम कर लेना। अभी हाँ क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिकली ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, having 2 elements in common, then the number of relations which can be defined from a to b। अब सबसे पहले तो ये सोचो कि अगर मेरे पास एक सिंपल चीज होती, एक एक सेट ए होता है जिसमें 1 2 3 होता और एक सेट बी होता है जिसमें a कॉमा बी होता, तो इसमें कितने रिलेशंस बन सकते हैं, पहले तो मुझे ये सोचना चाहिए। 2 रेस टू पावर एम एन। हाँ, क्यों 2 raised to the power mn? मैंने पढ़ा था शायद ऐसा कुछ। हाँ नहीं ठीक है, सही पढ़ा है, पढ़ने में कोई हाँ दिक्कत नहीं, लेकिन लॉजिक पता होना चाहिए। क्योंकि देखो जो चीजें तुम्हें याद है ना, इस तरह सोचो हाँ कि जी इज बेस्ड ऑन लेयर्स, है ना, लेयरिंग, सैंडविच बनानी तुम्हें एक मोटी सी और उसे खाना है, तो अगर तुम्हें बेसिक कुछ चीजें इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारी, ठीक है ना, दिस इंफॉर्मेशन कैन टेक यू टू मीन्स, ठीक है ना, दैट विल हाँ नॉट टेक यू टू एडवांस, ये एडवांस नहीं ले जा पाएगी। तो एडवांस तक क्या ले जाएगा, इस इंफॉर्मेशन के पीछे जो था, जो इंफॉर्मेशन के पीछे लॉजिक था, ये लॉजिक क्या था, ठीक है ना, वो परम्यूटेशन। हाँ, वो परम्यूटेशन से आया कैसे रिजल्ट, वो तुम लॉजिक हमेशा ध्यान रखना है ना, ये जनरल बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें, इस चीज पे हाँ हमेशा ध्यान रखना है कि क्या लॉजिक क्या चल रहा है, क्योंकि अगर लॉजिक हमें समझ में आ गया तो हमारा एडवांस में सिलेक्शन हो जाएगा, बस रैंक क्या आएगी उस पर डिपेंड करेगा, तो वो हमारी एफिशिएंसी और प्रैक्टिस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं फिर उसके अंदर। लेकिन हाँ बस ये चीज, इन चीज पे जो लोग सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि यार इस कॉन्सेप्ट के पीछे लॉजिक क्या है, ये ऐसा हो ही क्यों रहा है ना, उन सबका एडवांस में सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। हाँ तो इस पे हमेशा सोचो। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसका लॉजिक क्या है, तो हमने बोला देखो अगर मैं इसके ए क्रॉस बी करके कार्टेशियन सेट बनाता, ए क्रॉस बी लिख लूं यहाँ पे, कार्टेशियन सेट बनाता तो कैसे दिखाई देता, 1 कॉमा ए ऐसे ही तो आता, 1 हाँ ऐसे ही तो लिखता ना, इसमें टोटल हाँ हाँ। एलिमेंट्स कितने आते हैं, 2 रेस टू पावर 6। नहीं हाँ नहीं, 2 to 6 नहीं, मैं वो टोटल एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। देखो पहला जो एलिमेंट है, जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, इसका पहला एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, ए से आ रहा है, ए से। ये कितने तरह से आ सकता है, 3 तरह से, हाँ। और दूसरा एलिमेंट कहाँ से आ रहा है, बी से आ रहा है, ये कितने हम्म, तरीके से आ सकता है, 2 तरह से। 2 तो। अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से इनको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपस के अंदर एक ही चीज का पार्ट है, हाँ तो ये 6 हो गए, तो इसमें 6 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और हमने डिफाइन कैसे किया था रिलेशन, रिलेशन की डेफिनेशन थी बेसिकली कि इसमें से कोई भी प्रेजेंट या एब्सेंट हो विल मेक अ रिलेशन, राइट। हाँ तो हर एलिमेंट के पास कितनी चॉइस है, मतलब ये 1 कॉमा ए के पास आ गया तो इसके पास कितनी चॉइस है, इसके पास 2 चॉइस है, या तो ये हो सकता है प्रेजेंट या तो एब्सेंट हो सकता है, हाँ। द वेज इट विल मेक अ रिलेशन, ठीक है। क्या? इधर ऑफ द हाँ बेसिक रिलेशन बन जाएगा ना, जैसे अगर मैं हाँ 1 हाँ को ले लूं या हटा दूं, 1 कॉमा बी हाँ को ले लूं या हटा दूं, हाँ 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 1 समझ गया ना। हाँ तो मैंने बोला कि सबके पास 2 चॉइसेस हैं, 6 एलिमेंट से सबके पास 2 चॉइसेस है, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस 6 बार आ गया, हाँ मेरा आंसर क्या आ गया, 2 raised to the power 6, हाँ ठीक है ना।
तो अब m कॉमा m वाला जो था उसके पीछे भी सेम लॉजिक था, ठीक है, उसके पीछे भी सेम ही लॉजिक था। अगर यहाँ पे m एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ हाँ पे m एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे अगर n एलिमेंट्स होते हैं, तो टोटल हाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं कार्टेशियन सेट के अंदर? m इंटू n होते हैं, हाँ। है ना। और यहाँ पे देखो पावर पे 6 आया यहाँ पे, हम्म। तो यहाँ पे कितना आता है? 2 रेज टू द पावर mn आ जाता है। mn। हाँ। ये लॉजिक, ठीक है। हम्म। क्योंकि पीएनसी के अंदर बेसिकली स्टार्टिंग में हमारे डिस्कशन थोड़े इस तरह के जाएंगे आउट ऑफ टॉपिक, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स। पीएनसी के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दो अप्रोचेस होंगी, हम पढ़ेंगे, एक ऑब्जेक्ट अप्रोच, एक सब्जेक्ट अप्रोच, ठीक है हम्म। ना। यहाँ तुमने क्या बन के सोचा, यहाँ तुमने एलिमेंट बन के सोचा, यहाँ तुमने बन के सोचा कि अरे मैं तो 1 कॉमा ए हूँ, या तो मुझे चूज किया जाएगा या तो मुझे चूज नहीं किया जाएगा, हाँ ठीक है ना। अब तुम यहाँ पे है ना बॉस भी बन सकते थे सबके, और बोलते कि अरे मेरे को तो रिलेशन बनाना है, मैं कितने एलिमेंट्स लूँ उसके अंदर से, 0 ले सकता हूँ। हाँ 0 लेता तो मैं क्या बोलता, 6 में से 0, 6 ही 0। हाँ फिर मैं बोलता 6 के अंदर से 1 ले लूँ, 61। हाँ फिर बोलता 62, फिर बोलता 63। फिर ऐसे करके क्या बोलता कि 6 में से 6 ले लूँ, 66। सबको ऐड हाँ। करता तो क्या आ जाता देखो, 60 प्लस 61 प्लस 62, ऐसे जाता 66 था। और इसका सम तुमको पता है बायनोमियल थ्योरम से क्या होता है? नहीं पता मुझे। अच्छा, तुम्हें नहीं पता। अगर हमारे पास एक सीरीज थी तो एनसी नॉट प्लस एनसी वन प्लस एनसी टू प्लस एनसी थ्री प्लस एनसी हाँ एन, 2 रेज टू दी पावर n होता है ना। अच्छा हाँ ठीक है, ब्रश अप कर लेना, कोई बात नहीं। इतना समझ में आ गया कि जितना बताया? हाँ। ठीक है, कोई इशू नहीं। मतलब हमको बाइनोमियल थ्योरम जल्दी लेना पड़ेगा, तुम्हारे अलजेब्रा का इशू होगा थोड़ा सा, ठीक है। हाँ सब बायनोमियल भी और पीएनसी भी नहीं आता मुझे। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, वो आ जाएगा। मेरे लिए बहुत प्रायोरिटी नहीं, क्योंकि उसमें से बहुत सवाल भी पूछे जाते हैं फ्रैंकली स्पीकिंग, और मेरा अच्छा। फोकस नंबर दिलाने पे है, ठीक है ना। मेरा फोकस इस बात के ऊपर नहीं है कि तुम्हें पीएनसी और बायोनोमियल आ जाए, दो टॉपिक और भी ज्यादा आ जाए, दो टॉपिक कम भी आ जाए, वो इशू नहीं है। हमको 70 to 80% सिलेबस पे कंट्रोल आ जाए, वो इंपॉर्टेंट है। हाँ। दैट विल फेच यू मार्क्स। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? अब देखो इसमें क्या किया, उसने बोला एक में 3 एलिमेंट है, एक में 4 एलिमेंट है, ठीक है, हम्म। और दो हम्म। एलिमेंट सेम है। अब देखो सेम होने से तो नंबर ऑफ एलिमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो अगर मेरा सेट ए होता जिसमें 1,1,2 होता, हाँ। नहीं सॉरी 1,2,3 होता, ऐसे होता, वन। मेरा बी होता, इसमें भी मैं 1 डाल दूं और फिर यहाँ पे बी हाँ लिख दूं, उससे मेरे ऑर्डर पेयर पे थोड़ा ना कोई इफेक्ट पड़ेगा। हाँ। तो मेरे नहीं। रिलेशन तो उतने ही बन रहे होंगे जितने पहले बन रहे थे, चाहे मैं सेम रखूं चाहे डिफरेंट एलिमेंट्स रखूं। हाँ तो ये दो एलिमेंट जो इसने बोला ना कि देखो ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 and 4 एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, एंड हाँ टू एलिमेंट्स आर इन कॉमन। तो दो एलिमेंट सेम होगा, वो ये कह रहा है। हाँ लेकिन सेम होने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ऑर्डर पेयर के ऊपर। हाँ हाँ। तो रिलेशंस तो उतनी ही बनेंगे जितने पहले बन रहे थे, मतलब आंसर क्या आ जाएगा? 2 रेज टू द पावर mn, ये आएगा। हम्म। तो आंसर तो आना चाहिए 2 रेज टू द पावर 12। ना किसी इस ऑप्शन में भी नहीं दिया, इसमें भी दिया, इसमें भी दिया, तो आंसर हो गया ना, हाँ ठीक है ना। और चूंकि आंसर नन ऑफ दीज, इसलिए काफी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को गलत कर हाँ। देंगे। ठीक है, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा कि नन ऑफ दिस है ही क्या, लगा सकता हूँ कि नन ऑफ दिस, हाँ। ठीक है। दिस इज वन मोर क्वेश्चन। ये कहते हैं गिवन रिलेशन आर ऑन सेट दिस द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर व्हिच मस्ट बी एडेड, है ना। अब ये क्वेश्चन होता है जिसमें क्या होता है बेसिकली कि वो तुमसे बोलेगा कि यार ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव बन जाए, क्या ऐड करते हैं? ये हम्म। रिलेशन सिमेट्रिक बन जाए, इसमें क्या ऐड करते हैं? ये रिलेशन ट्रांजिटिव बनाना है, इसमें क्या ऐड करते हैं? हाँ ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, जिसके अंदर वो तुम्हें एक कंस्ट्रक्ट देगा, उस कंस्ट्रक्ट पे तुमको हिट एंड ट्रायल करके बिल्ड करना है बेसिकली, और कुछ नहीं। हाँ इसके अंदर मिनिमम क्या ऐड करें या इसके मिनिमम किस तरह के कॉम्बिनेशन बनाए, तो वो जो कंडीशन क्वेश्चन में दे रहा है वो ट्रू है, हाँ। ठीक है ना। अगेन दिस इज वेरी ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। क्वेश्चन कहता है द रिलेशन दिस ऑन सेट ए द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर व्हिच कैन बी एडेड टू दिस रिलेशन, मतलब इसमें और क्या डाल दूं टू मेक आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, है ना, कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ। ठीक है ना। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इसमें डाले जा सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए? ट्राई करोगे क्या? हम्म। करो।
5 ठीक है, क्या क्या ऐड किया तुमने इसके अंदर? 1 1 2 2 2 1 3 2 एक पांचवा, एक और 1 3 3 3 भी तो ऐड किया होगा। और नहीं 3 3 हाँ, और 6 6 6 ठीक है, समझ गया ना बेसिकली। और 1 3 भी है एक। हाँ ये हमने ऐड किया, और ओरिजिनल कितने थे हमारे पास इसके अंदर? ओरिजिनल हमारे पास क्या था? 1,2 और 2,3। तो अब देखो 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए, है ना। 1, इसके करस्पॉन्डिंग तुमने ये ऐड किया, हम्म ठीक है ना। और अगर 1,3 है तो 3,1 भी तो होना चाहिए, 1 3 नहीं तो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। हाँ 3 1 तो इसके लिए तुम्हें 3,1 भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ हाँ समझ गए ना? हाँ तो ये अपना पहला चैप्टर खत्म हो गया इसका, हाँ हमने जल्दी कर लिया। एक असाइनमेंट मैंने अपलोड किया हुआ है, हाँ सर ठीक है ना। वो असाइनमेंट तुम एक बार देख लेना, उसमें और क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। हम, हाँ ठीक है ना, हम नेक्स्ट वाले पे मूव कर जाते हैं क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है। विल मूव ऑन टू फंक्शंस, ठीक है। इतना पेस ठीक है? स्लो होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए? हाँ ठीक है। ठीक है ना। बी कम्युनिकेटिव, जो तुमको लगता है वो तुम हाँ खुल के बोलो कि नहीं सर तेज हो रहा है, थोड़ा स्लो कर दो, तो हाँ ठीक है ना। हाँ ना इसका माइंड मैप देखते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, फंक्शंस का। हाँ तो अब फंक्शन के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? वी स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद जो मेन चीज हमने इसके अंदर देखते हैं वो है इसका रिप्रेजेंटेशन, जैसे हमने वहां देखा था। तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन के बाद जो नेक्स्ट चीज तुम देखोगे, दैट विल बी नथिंग बट टाइप्स, है ना। एक तरह से लिखना चाहिए हमें, टाइप्स नहीं बोलना चाहिए, स्टैंडर्ड फंक्शंस बोलना चाहिए, ठीक है। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखेंगे। स्टैंडर्ड फंक्शंस के बाद वी विल कम ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेन, ठीक है ना, अलजेब्रा ऑफ डोमेन। फिर हम हाँ रेंज कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है ना। इसके पहले बीच के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा, दैट विल बी नथिंग बट अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक। जब इतना अपन देख लेंगे इसके अंदर डोमेन, रेंज, अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, तो देन नेक्स्ट वी विल मूव ऑन। अब देखो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिए बाकी सब तो तुम्हें अलजेब्रा के अंदर पता ही है कि ऐड कर सकते हैं, है ना, सब्सट्रैक्ट कर हाँ सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, पावर पे रेज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक नया ऑपरेशन है इसके अंदर जो तुमने नहीं देखा है अभी तक, दैट इज नथिंग, मतलब तुमने देखा होगा लेकिन इसमें नया ऐड होता है, दैट इज नथिंग बट कंपोजिशन। तो हमें कंपोजिशन भी देखी, हाँ ठीक है। देन वंस वी आर डन विद दिस, देन वी विल मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनफैक्ट जो जेई का सवाल आता है वो टाइप्स पे ही आता है मेन, ठीक है। देन वी हाँ मूव ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स फंक्शन, हम्म ठीक है ना। और आखिरी जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर वो है फंक्शनल इक्वेशन, हाँ ठीक है। ये इसका एडवांस लेवल तक का सिलेबस का एक माइंड मैप हो गया, बेसिक्स है कि इतने एलिमेंट्स तो हैं इसके अंदर, मोटी मोटी बात करें तो। अब इसकी हाँ डिटेलिंग भी की जा सकती है ना। जैसे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन के अपने 5 6 मेथड्स हैं, ठीक है। तो 5 6 मेथड्स देखेंगे हम, उससे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन के अंदर अगेन हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फंक्शन है? इलेट, आइलेट, ठीक है ना। आइलेट तो तुमको पता है क्या होता है, हाँ ठीक है ना। इतने स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं। जब स्टैंडर्ड फंक्शंस कोई भी डिस्कस कर रहे हैं इसके, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है स्टैंडर्ड फंक्शंस के अंदर, हमें स्टैंडर्ड फंक्शन तो पता होना चाहिए हमको, उसमें क्या क्या पता होना चाहिए, उसकी डोमेन पता होनी चाहिए, रेंज पता होनी चाहिए, ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन पता होनी चाहिए, इक्वेशन हाँ पता होनी चाहिए, इन इक्वेशन पता होनी चाहिए, है ना। अब वो पूरा होगा, मतलब सारे जितने भी फंक्शंस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं उसकी इक्वेशन और इक्वेशन भी हमको सॉल्व करनी आनी चाहिए अच्छे से, हाँ क्योंकि अगर हमें ये नहीं आएगा तो हम कहीं ना कहीं पीछे कहीं ना कहीं फंसेंगे। जैसे कि जैसे आप तुम डोमेन का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें हाँ इनिक्वेशन बन जाएगी, हाँ कैसे सॉल्व करोगे? और इनिक्वेशन सॉल्व करने के लिए अल्टीमेटली इनिक्वेशन को हम इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, ऐसे तो करते हैं, हाँ
ठीक है, तो अल्टीमेटली हमको इक्वेशन भी आनी चाहिए, इनइक्वेशन भी आनी चाहिए। काफी क्वेश्चंस हो गए जिससे तुम ग्राफ यूज कर रहे हो कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो हाँ कॉम्प्लिकेटेड ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो होते हैं, सिंपल नहीं, उन पे हमारा बहुत कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है ना? तो इस तरह से इसकी डिटेलिंग चलेगी, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। डोमेन के अंदर हम वी विल कम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा ऑफ डोमेन। ठीक है ना? और डोमेन मेरे ख्याल से सारे स्टूडेंट्स को आसान लगता है ना? तुम्हें कैसा लगता है? आसान नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, रेंज के अंदर अगेन हमारे पास क्या होंगे, 6 से 7 टेक्निक्स हैं, तो इसमें टेक्निक बेस्ड होता है रेंज। रेंज इज नेवर मेथड बेस्ड, है ना? मेथड नहीं करना चाहिए। ऐसे अलजेब्रा ऑफ डोमेन होता है, वैसे अलजेब्रा ऑफ रेंज नहीं होता। ठीक है, रेंज के हाँ अंदर क्या होता है, हमारे पास 6-7 टेक्निक है, उन टेक्निक पे हमको मास्टरी हासिल करनी पड़ती है और उसके बेसिस पे हम रेंज निकाल सकते हैं। अगेन हाँ टाइप्स के अंदर हम इसको कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं टाइप्स को। ठीक है ना? एक हम बोल सकते हैं, देखो टाइप को करने का तरीका क्या हो गया, सिमेट्री। ठीक है ना? सिमेट्री मतलब उसका ग्राफिकल सिमेट्री कैसे बन रही है। तो एक तो ऐसी हो सकती है वो पीरियड के बाद रिपीट करे, हाँ है ना? अगर वो पीरियड के बाद रिपीट किया तो हमने उसको क्या बोल दिया, पीरियोडिक फंक्शन। हाँ अगर उसकी सिमेट्री एक्स और वाई एक्सिस के अक्रॉस, या हम, है ना, वाई एक्सिस के अक्रॉस हो गई तो हम उसे इवन फंक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अगर उसकी हाँ सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट्स में हो गई तो हम उसे ऑड फंक्शन बोल देते हैं। तो ये तो कुछ हमने सिमेट्री हाँ बेसिस पे इसको विजुलाइज करना शुरू किया, सिमेट्री के बेसिस पे हम क्या क्या कमेंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कमेंट क्या हो सकता है, फिर हम एक कमेंट कर सकते हैं बेसिकली कि अच्छा एक काम करते हैं, इसकी हम क्या देखते हैं, इसकी मैपिंग देखते हैं। ठीक है ना? इसकी हम मैपिंग देखते हैं, मैपिंग के बेस पे कमेंट कर सकते हैं क्या? तो फिर हम मैपिंग पे बेस पे हमने बोला कि देखो, मैपिंग पे बेस पे हम कर सकते हैं एलिमेंट 1 पे मैप हो रहे हैं, या 1 से मैनी पे, है ना, या मैनी से मैनी पे। 1 से मैनी तो नहीं हो हाँ सकता, तो डेफिनेशन वॉलेट हो जाएगी। हाँ तो हमारे पास क्या हो सकता है, 1 1 या मैनी 1। तो ये हमारे पास और दो टाइप आ गए मैपिंग पे बेस्ड। ठीक है ना? मैपिंग पे बेस्ड और टाइप क्या जनरेट हो हाँ सकती है, तो हमने बोला देखो इनटू और ऑन टू। ठीक है, और फिर इनका कॉम्बिनेशन कर दें तो टोटल कितने फंक्शन जनरेट हो सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है, 2 × 2, है ना? बेसिक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मैं बता दूंगा तुमको, क्योंकि मैं पढ़ाते समय हाँ पीएनसी का काफी यूज करूंगा, क्योंकि पीएनसी के सवाल ऐसे ही बनते हैं आजकल। हाँ लेकिन कोई सीधे सीधे सवाल नहीं पूछेगा पीएनसी का हाँ कि कार्ड्स डेल्ट करें, सब नहीं पूछते आजकल। वो उसको मिक्स कर देते हैं बाकी कॉन्सेप्ट्स के साथ, हम्म, खासकर जब हम अच्छी रैंक को टारगेट कर रहे हैं। तो हमको आदत डालनी पड़ेगी कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली कि हम बाकी कॉन्सेप्ट्स के अंदर पीएनसी को मिक्स कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ बेसिक्स जहां जाएंगे उतने उतने तुम्हें थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जाऊंगा, फिर जब पीएनसी पढ़ेंगे तो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ेंगे। ठीक, हाँ ये हमारे पास मैपिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, है ना? इसके बेसिस पे हमने क्लासिफाई कर दिया। ठीक है ना? और भी तरह के क्लासिफिकेशंस पॉसिबल है। और क्या क्लासिफिकेशंस पॉसिबल है, हमने इसमें इवन ऑड कवर कर लिया है, पीरियोडिक फंक्शंस कवर कर लिया है, इनटू ऑन टू कवर कर लिया है। तुम्हें कुछ याद आ रहा है कि और क्या होता है? इनवर्स। इनवर्स तो अगला है, इनवर्स टाइप नहीं है, इनवर्स तो अपने आप में एक अलग क्लासिफिकेशन। देखो तुमने पढ़ा होगा बाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड फंक्शन। ठीक, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, नहीं। बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। ठीक है ना? लेकिन एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट तो पढ़ाया ही होगा। ठीक है ना? एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट। ठीक है ना, ये एक टाइप हो गया। ठीक है, एक दो टाइप और होंगे छोटे छोटे, वो हम देखेंगे आगे जाके। हाँ हाँ हाँ, याद आ गया मुझे। ठीक है, याद आ गया। अब हाँ इनवर्स के अंदर हमने इनवर्स का तो कॉन्सेप्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट है। इनवर्स के अंदर तुम मेन चीजें क्या पढ़ते हो, इसमें तुम बेसिकली यहाँ पे आने के बाद तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो जो कि इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा। ठीक है, तो उसकी कंडीशन क्या एग्जिस्टेंस की। ठीक है ना? सेकंड, वो निकालते कैसे हाँ हैं। ठीक है ना, हाउ टू फाइंड। और नेक्स्ट आइडिया इसके अंदर क्या आ जाता है, बेसिकली इस पे बेस्ड कुछ इक्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो वो इक्वेशन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हाँ होते हैं, उस पे बनते हैं जो बहुत पिकुलर क्वेश्चन है। ऐसी इक्वेशन होगी जो सॉल्व ही नहीं होती होगी, और जैसे हम उसको इनवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये अगेन इसका हमारे पास नेक्स्ट फंक्शनल इक्वेशंस। तो फंक्शनल इक्वेशंस के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि 3 टेक्निक है। एक रिकॉग्निशन की टेक्निक, जिसमें फंक्शन को रिकॉग्नाइज करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? सेकंड, इसके अंदर क्या है, सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक। हाँ ठीक है, और थर्ड एक हमारे पास डिफरेंशिएशन की टेक्निक भी है। तो ये तो फंक्शनल। हम यहाँ नहीं हाँ देखेंगे,
है ना, ये तो हम यहाँ नहीं देखेंगे, हम डिफरेंशिएशन भी देखेंगे जब हम पढ़ेंगे तो, लेकिन हम इन 3 तरह से फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये एक पिक्चर बन गई कहीं ना कहीं, तुम्हें दिखाई दे रही हाँ है ना, ऐसी हमको हमारे दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए फंक्शन की, तभी तो हम उसकी स्टोरी बता पाएंगे। अगर हमारे हाँ दिमाग में ब्रॉड ब्रॉड आउटलाइंस ही नहीं क्लियर है तो हमको बहुत डिफिकल्टी होगी उसके ऊपर जनरल कमेंट करने में, राइट। हाँ और सर कंटेंट याद रखने में भी हमें बहुत इश्यूज होंगे, क्योंकि क्या होगा बेसिकली, हम जैसे ही कंटेंट करने की कोशिश करेंगे वैसा फैल जाएगा हमारे दिमाग रायते की तरह, वो किस बॉक्स हाँ के अंदर उस कंटेंट को डालना है वो हमें याद नहीं रहेगा। तो ऐसे तुम हाँ हर चैप्टर की तुम्हारे दिमाग में स्टोरी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेरी स्टोरी में ऑब्वियसली डिटेलिंग ज्यादा होगी क्योंकि मैंने ज्यादा चीजें देख रखी हैं, तुम्हारे में थोड़ी कम डिटेलिंग हो सकती है, दैट इज फाइन, बट स्टोरी होनी चाहिए। अगर ये स्टोरी होगी ना तो इट बिकम्स वेरी इजी। नाउ वी विल स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ फंक्शंस, ठीक है ना, हाँ कि ये डेफिनेशन आई फिर रिप्रेजेंटेशन आया, ठीक है। तो तुम्हें स्टोरी समझ में आई ना, बेसिकली डेवलपमेंट कैसे हो रहा है टॉपिक का, हाँ ठीक है। हमें मैथमेटिक्स में कभी भी सोचो किसी भी टॉपिक के अंदर, क्योंकि मेन चीज क्या है बेसिकली कि हमें किसी भी सब्जेक्ट में सोचना सीखना होता हाँ है। तो हम जब सोचना सीखेंगे ना उस टॉपिक के अंदर तो ही हम उस टॉपिक में ग्रो कर पाएंगे। अगर हम खुद अपने आप नहीं सोच पा रहे तो टीचर तुम्हें बहुत आगे तक धकेल के नहीं ले जा सकता, ये मैं तुम्हें वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है ना। हाँ तो तुम्हें मुझसे क्या कॉपी करना है, मुझसे मेरी सोच कॉपी करनी है, जैसे मैं सोचता हूँ वैसे तुमको सोचना है, ठीक है। दैट इज हाँ द फास्टेस्ट वे टू ग्रो, हम्म, ठीक है। तो टेक्निक वेक्निक तो सब अपनी जगह है, लेकिन तुमको मेरी थिंकिंग को कॉपी करते जाना है कि मैं कैसे सोच रहा हूँ। तो देखो कितने ऑर्गेनाइज वे के अंदर ये टॉपिक है, एंड वंस यू स्टार्ट थिंकिंग इन दिस वे इट बिकम्स वेरी इजी टू रिमेंबर, है ना। अब हमको एग्जैक्टली पता है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इट इज ए ह्यूज चैप्टर। इनफैक्ट जब मैं पढ़ाता हूँ तो 1 महीने तक पढ़ाता हूँ फंक्शंस, क्योंकि दिस इज द बेसिस ऑफ कैलकुलस। अल्टीमेटली फंक्शंस पर कंट्रोल होगा तो कैलकुलस पर कंट्रोल होगा, नहीं तो हाँ कहीं ना कहीं जाके वो चीज हर्ट करेगी, कहीं मॉडुलस आ जाएगा तुम परेशान हो जाओगे, कहीं ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन आ जाएगा वहां तुम परेशान हो जाओगे, हाँ ठीक है ना। तो दैट शुड नॉट हैपन। चलो लेट्स स्टार्ट। अब डेफिनेशन बहुत सिंपल है इसकी, सेट ए से सेट बी के अंदर हमने डिफाइन किया। तुमको पता है कि डेफिनेशन क्या होती है पहले, वैसे तो लिखी हुई है, लेकिन लेमेंस लैंग्वेज में क्या डेफिनेशन है। फंक्शन तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड बी एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, ठीक है। तो हमने हाँ किया क्या, हम उसी डेफिनेशन से स्टार्ट करता हूं जहां से हमने कार्टेशियन सेट स्टार्ट किया था। तो जब मैंने कार्टेशियन सेट बोला था तो मैंने क्या बात बोली थी, तो मैंने बोला था देखो अगर मेरे पास ए है 1,2 और हम्म मेरे पास बी है A, B, तो मैंने बोला कि इससे कार्टेशियन सेट कैसे बनेंगे, तो मैंने A क्रॉस B लिखा था और उसमें जो भी ऑर्डर पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, हम्म सारे लिख दिए थे, है ना। यहां से हमने शुरू किया था। फिर हमने बोला था रिलेशन, है ना। फिर मैंने कंडीशन लगाई थी, यहाँ पे मैंने क्या कंडीशन लगाई थी, फर्स्ट एलिमेंट 1 होना चाहिए। हाँ तो मैंने कंडीशन लगाई तो इसमें से एक रिलेशन बन गया था, वो रिलेशन बना था 1, A एंड 1, B, ठीक है ना। अब मैंने फर्दर एक कंडीशन लगा दी, फर्दर कंडीशन क्या लगा दी कि भाई मेरी मैपिंग यूनिक होनी चाहिए, हाँ ठीक है ना, यूनिक होनी चाहिए। दूसरा एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, हाँ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, मतलब अगर हाँ मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो यहाँ तो सबसे पहले या तो मुझको अपने सेट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे आके मुझे अपने सेट मॉडिफाई करना पड़ेगा, मैं बोलूँ उसमें 2 नहीं लिखता, मैं 1 ही लिखूंगा, हाँ मेरा बी इस तरह से है, ठीक है ना। अब मैंने मॉडिफाई कर दिया, अगर मॉडिफाई कर दिया तो आगे जा सकता हूँ, यहाँ से नहीं किया तो मैं आगे नहीं जा सकता, क्योंकि क्या कह रहा है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट है, और यहाँ हाँ पे सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं आ रहे, तो पहले तो मैं यही फंस गया। हम्म तो मैंने बहुत सिंपल सी बात बोली कि सारे एलिमेंट्स आने चाहिए सेट के। तो अब मैंने इसे बोला कि अब प्रॉब्लम क्या, यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज मतलब क्या होना हाँ चाहिए, 1 के साथ ए आ रहा है तो 1 के साथ बी नहीं आ सकता, भी नहीं आएगा हाँ 1, A ले लो या 1, B ले लो, दोनों नहीं ले सकते। हाँ तो हमने बोला कि हमारी क्या दिक्कत होगी यहाँ पे, हमने बोला इसमें से कोई एक ले लो, ये 1, A ले लो, हाँ नहीं ये रिलेशन, ये सॉरी ये फंक्शन बन गया मेरा, ठीक है। एक फंक्शन ये बन गया, एक ऐसे ही बना सकता हूँ दूसरा फंक्शन 1, B, ये भी फाइन है, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये करते समय मैंने मॉडिफाई कर दिया, मैंने ए को चेंज कर दिया, ठीक है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं ए को नहीं चेंज करता तो तुम्हें कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पे जाते जाते कि, है ना, अगर हम देखें सेट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा कुछ है, मेरा कार्टेशियन सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है, उसमें से रिलेशन निकलता है और रिलेशन के अंदर से फंक्शन निकलता है, हाँ ठीक है ना। ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे, ये कहानी चल रही है सारी की सारी,
ये आपस में हाँ। इस तरह से लिंक्ड है एक दूसरे से, ठीक। अब इसका रिप्रेजेंटेशन के कितने तरीके, तो एक तो मैपिंग भी हो गया। तो मैपिंग के हम इसकी डेफिनेशन को भी सारे मेथड से देखते जाएंगे बहुत फास्ट। तो मैपिंग पहला मेथड क्या कहता है मैपिंग वाला, कि देखो अगर मेरे पास ऐसा था, ये ए था, ये बी था, यहाँ पे अगर मैं 1 2 लिख लूं और यहाँ पे ए बी लिख लूं, तो मैपिंग का मेथड क्या हो गया, देखो मैं ऐसे मैप कर सकता हूँ, हाँ। है ना, ये एक हो गया। तो इसको अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखूंगा तो आ जाएगा 1 ए 2 बी, 2 B। ठीक। अब ये मैपिंग कैसे हो सकती है, मैपिंग ऐसे भी हो सकती है, 1 2 है, ए बी है, तो मैपिंग ऐसे भी हो सकती है, देखो ऐसे और ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। सब हाँ। यूनिक इमेज ही है, 1 की ए इमेज है, 2 की भी ए इमेज है, दोनों की इमेज यूनिक है। क्या नहीं हाँ। होता, यहाँ से दो, एक जगह से 2 एरो नहीं निकल सकते लेफ्ट हैंड साइड से, हाँ। हाँ। है ना? ये नहीं हो सकता, ये गलत हो गया, हम्म, है ना, ये सही है, ठीक है ना। और क्या नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, 1 2 ए बी, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा करके छोड़ दूं और यहाँ इसको खाली छोड़ दूं, ये खाली भी नहीं रह सकता, ये भी गलत, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि दो कंडीशन है, एक फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो एक तो एवरी कंडीशन है, एक हाँ। वर्ड एवरी है, और दूसरा वर्ड है यूनिक। हमको इन दोनों वर्ड्स का ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर हम दोनों वर्ड्स के डेफिनेशन के अंदर देखो, कीवर्ड्स ही इंपॉर्टेंट होते हैं ना, जिनसे कि वो डेफिनेशन बन रही है, हाँ। ठीक है। ये दो वर्ड्स इंपॉर्टेंट थे जिसको हमने ध्यान रख लिया। सेकंड ऑर्डर्ड पेयर, है ना, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो दीस टू डेफिनेशंस आर ऑलरेडी कवर्ड, है ना। थर्ड हाँ। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, इसकी बजाय एक नया हमने मेथड सोच लिया लिखने का, हमने इसको ऐसा लिखना शुरू कर दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब क्या हो गया, ये एक मैथमेटिकल रिलेशन है जिसके अंदर मैं x को डिफाइन कर सकता हूँ कि इसमें क्या वैल्यू डालनी चाहिए। मैंने बोला देखो x को अगर मैं डालूं नेचुरल नंबर्स, तो मेरा किस तरह का सेट जनरेट हो जाएगा, तुम देखो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में मैं जब 1 डालूंगा तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा, तो हाँ। 1 स्क्वायर 2 2 हाँ। बन गया ना बेसिकली, है ना, हाँ। ऐसा हो जाएगा ये। तो ये क्या बन गया, आगे हमारे पास हमारे को क्या मिल गया, एक हमको फंक्शन मिल गया। अब इसके अंदर है ना, तुमने पॉलिनोमियल में ऑलरेडी आइडिया पढ़ा हुआ है कि इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, ठीक है ना, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तरीका हो गया इसको एक्सप्रेस करने का। इनफैक्ट ये सबसे जनरलाइज फॉर्म है, हम मैक्सिमम इसी को यूज करेंगे, है ना। और ये जनरलाइज मेथड जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फंडामेंटली इज नथिंग बट सेट बिल्डर फॉर्म, है ना। सेट बिल्डर के अंदर हम ऐसे लिखते थे, हाँ। ठीक है। फिर अभी इसी के एक्सप्रेशन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, है ना। इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं एफ एक्स की जगह वाई लिख दूं, तो मेरी नई डेफिनेशन जनरेट हो गई यहीं से, है ना। तो मैंने बोला देखो इस एफ एक्स की जगह वाई लिख देते हैं, तो मेरे पास फोर्थ ऑप्शन जनरेट हो गया, फोर्थ ऑप्शन जनरेट हो गया, दैट इज नथिंग बट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने बोला इसको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, और मैंने बोला x को किस सेट पे डिफाइन करना है, रियल नंबर्स के बाद। जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया, देखो अब ये ग्राफ के फॉर्म में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है, अब मैं इसको ऐसे ग्राफ बना सकता हूँ, हाँ। ठीक है। अब देखो जब मैं मैपिंग कर रहा था तो मेरे पास एक मेथड था चेक करने का, ऑर्डर्ड पेयर कर रहा था तो भी मेरे पास एक मेथड था चेक करने का, हमने डिस्कस किया था। हाँ। ग्राफिकल वे के अंदर यहाँ पास एक मेथड है चेक करने का कि जो ग्राफ दिया हुआ है बेसिकली फंडामेंटली स्पीकिंग दैट ग्राफ इज ग्राफ ऑफ अ फंक्शन और नॉट। तो कैसे करेंगे, तो हमने बोला एक ग्राफ को ड्रॉ करो, ठीक। हाँ। और हमने क्या बोला था, एक एक्स के करस्पॉन्डिंग दो वैल्यू नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर मैं एक लाइन खींचू यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये एक पर्टिकुलर एक्स हो गया, तो कर्व को दो बार इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ। तो अगर मेरे पास सर्कल है ऐसा, तो मैं एक लाइन खींच सकता हूँ, इट इज पॉसिबल टू ड्रॉ अ लाइन फॉर अ एक्स जो इसको 2 पॉइंट पे कट करेगी। हाँ। तो एक इनपुट के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट हो गए, हाँ। है ना। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। नहीं है। सिमिलरली हम टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में तुम कैसे करोगे, एक तरफ तुम x लिख लोगे, हाँ। वो। तरफ तुम y लिख लोगे, तुम्हें समझ में हाँ। आएगा, तो इसमें तो हाँ। कुछ खास है नहीं, हम्म, है ना। चेक भी कैसे करोगे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ हाँ। x रिपीट नहीं होना चाहिए, और x रिपीट हो जाए तो y रिपीट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं आ हाँ। सकता 1, 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ 3 आ गया, तो ये गलत हो गया, हाँ। ठीक है ना, क्योंकि इस 1 के करस्पॉन्डिंग 2 आउटपुट्स आ गए, तो ये गलत हो गया। हम्म, सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है ना। पैरामेट्रिक, अब पैरामेट्रिक क्या फॉर्म होता है, देखो पैरामेट्रिक ऐसा होता है, हम ऐसा लिखते हैं कि हमने लिख दिया देखो x इज इक्वल टू साइन थीटा,
y इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमने किसी तीसरे के टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया फंक्शन को, तीसरे ही है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल के टर्म्स में फंक्शन को एक्सप्रेस हाँ कर दिया। तो दिस बिकम्स पैरामीट्रिक पैरामीट्रिक। पैरामीटर। अब इसके अंदर जब हम ऐसा लिख रहे हैं तो हमको देखो, अगर मैं x इक्वल टू साइन थीटा लिखूं, y इक्वल टू कॉस थीटा लिखूं, तो ये तो सर्कल का पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट बन जाएगा। स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। हाँ ये तो रिलेशन हो गया, फंक्शन नहीं रहा, क्योंकि ऊपर देखा था हमने। हाँ तो जब हम इस तरह से लिखेंगे तो हमें थीटा पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा ना कि फंक्शन पे। हाँ मैंने थीटा पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, थीटा बिलोंग्स टू 0,π/2। अब एक क्वार्टर ऑफ द सर्कल आ गया, हाँ तो मेरा काम हो गया। तो मैंने पहले तो रिलेशन था, लेकिन जैसे ही हाँ थीटा पे रिस्ट्रिक्शन लगाया, ठीक है ना, वैसे सिचुएशन चेंज हो गई। हाँ 0 to π किए तो भी कोई इशू नहीं, हाँ ठीक है। इशू कहाँ आएगा, अगर तुमने π/2 से 3π/2 कर दिया तो, हाँ फिर प्रॉब्लम आ जाए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो तुम्हें ये हाँ समझ में आ रहा होगा यहाँ पे देख के कि यार डोमेन मॉडिफिकेशन से एक रिलेशन को हम फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ जैसे अगर ये सर्कल था मेरे पास, है ना, ये मेरे पास एक सर्कल है अगर, और ये सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाँ तो मैं इस सर्कल को 2 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकता हूँ, और एवरी पार्ट विल बिकम अ फंक्शन। तो मैं अगर इतना पार्ट उड़ा दूं इसमें से और इसको अलग बना लूं, ये तो फंक्शन बन गया ना, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ और इतना पार्ट उड़ा दूं, उसको अलग लिख दूं, तो ये भी फंक्शन बन गया, इसमें क्या दिक्कत है। हम्म मैंने इसी इक्वेशन को अगर ऐसे लिख लिया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो प्लस वाला पार्ट है हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, क्योंकि y पॉजिटिव है तो ग्राफ विल बी अबाउ एक्स एक्सिस। और ये सेकंड के अंदर क्या आ गया, y इज इक्वल टू हाँ रूट ऑफ माइनस रूट ऑफ 1 माइनस, नेगेटिव। ठीक है ना। एंड दिस इज द रीजन दैट फंक्शन बिकेम सो इंपॉर्टेंट। वाई, क्योंकि हम सारे रिलेशंस को जो हमारे आसपास एग्जिस्ट करते थे वर्ल्ड के अंदर, उनको हम फंक्शंस में स्प्लिट करके स्टडी कर सकते थे। हाँ that was the reason that function became so important, ठीक। now there is this very important concept that is nothing but real value, real variable and real valued function। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। अब देखो फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, रियल वेरिएबल मतलब क्या हुआ, जो तुम इनपुट डाल रहे हो, दैट डोमेन, देखो यहाँ पे देखो, डोमेन इज रियल नंबर, है ना। हम कभी बोलेंगे फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल, मतलब जो तुम डोमेन है तुम्हारी वो रियल नंबर है, ठीक है ना। हाँ और रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेंगे मतलब जो आउटपुट मिल सकता है पॉसिबल, दैट आउटपुट वुड बी रियल नंबर, हाँ ठीक है ना। ये हाँ समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जब ये दो चीजें आ गई हमारे पास, तो जनरली हम जो डिस्कशन करेंगे और कुछ स्पेसिफाइड नहीं होगा, तो मतलब क्या है, तुम वी आर डीलिंग विद वेरी बेसिक आइडिया, रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल। मतलब तुम्हारी डोमेन भी रियल नंबर मानो या रियल नंबर का सबसेट मानो, एंड और कोडोमेन भी रियल नंबर मानो या रियल नंबर का सबसेट मानो, ठीक है ना। ये बहुत बेसिक हाँ सी बात है। वी आर नॉट डीलिंग विद समथिंग विच इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर एज फार एज कैलकुलस ऑफ क्लास 12th इज कंसीडर्ड, हाँ ठीक है। तो उन चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो होंगी नहीं, ठीक। जेई वगैरह में आ जाएगा कि? जेई के अंदर ये नहीं आता, लेकिन जेई के अंदर एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब क्वेश्चन दिया हुआ है मतलब वो रियल नंबर से ही बात कर रहा है, अच्छा हाँ ठीक है ना। और ये सवाल हमेशा पूछा जा सकता है मीन्स के अंदर कि फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल क्या होते हैं। डोमेन रियल होती है, कोडोमेन रियल होती है, रेंज रियल होती हाँ है ना। दिस बिकम्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। अगर मैं रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं बेसिकली, और चार चार ऑप्शन दे दिया मैंने, डोमेन रियल होती है, रेंज रियल होती है, कोडोमेन रियल होती है, मल्टीपल चॉइस। अब ऑब्वियसली बात है, जब कोडोमेन रियल है हाँ तो रेंज भी, रेंज रियल। समझ गए ना। हाँ इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ऐसा होता है जो स्टूडेंट्स को दिक्कत दे रहा होता है। हाँ लेट अस मूव ऑन टू फर्दर। देखो स्टोरी मेरी वैसी चल रही है जैसे मैंने तुमको मैप बना के बताया था, है ना। हाँ हमने क्या बोला था, टाइप्स आएंगे, है ना, टाइप्स की बात करनी थी। तो देखो आइलेट आ गया है पे, है ना। इसमें मैंने हाँ बस एक छोड़ दिया है आइलेट के अंदर, पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस, तो वो उसमें और ऐड होगा पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। तो
इन 5 को छोड़ के ये छठवीं और इम्पोर्टेंट चीज है, इनफैक्ट ये छठवीं ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है। अच्छा। हाँ, तो इसमें क्या है, इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। अब ट्रिग्नोमेट्रिक तो तुमने पढ़ रखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक में इतना इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम बोलो हाँ तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री वीक है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो पता होंगे, हाँ उसमें उतना दिक्कत नहीं होगी। वी विल स्टार्ट विद अलजेब्रिक फंक्शन, मूव ऑन टू लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में बीच बीच के अंदर टच करते जाऊंगा, ठीक है ना, हाँ एंड देन वी विल मूव ऑन टू इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स तो आखिरी के अंदर आएगा बेसिकली, हाँ उसके बाद जो चैप्टर होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके अंदर फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, ठीक। नव अलजेब्रिक फंक्शंस, तो अलजेब्रिक फंक्शंस इतने लगभग 5 तरह के हम अलजेब्रिक फंक्शंस लिख सकते हैं। तो तुम्हें डेफिनेशन पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होते हैं? नहीं। हाँ, तो देखो मैथमेटिक्स में दूसरी इंपॉर्टेंट बात, डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, जाके देखो कि अलजेब्रिक फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ अलजेब्रिक फंक्शन एक बहुत बड़ा टर्म हो गया है ना, उसके अंदर हाँ इतने 5 तरह के फंक्शंस को हम इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दीज 5 फंक्शंस आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या हो गया, पॉलिनोमियल्स। ये तो हम बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्स की पावर कोई होल नंबर होती है। हाँ ठीक है, ब्रॉडली ठीक है, लेकिन फंक्शंस विच आर ऑफ दिस फॉर्म, ठीक है ना, डेफिनेशन है ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर अप टू ए एन एक्स रेज टू द पावर, ठीक है ना। द फंक्शंस विच आर ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शंस। इसके अंदर खास बात क्या है, बेसिकली एन इज अ होल नंबर, जो तुमने एकदम सही बोला कि देखो सर एन होल नंबर होता है, ठीक है ना। दूसरी बात, हम इसमें इसका हम क्या बोल सकते हैं, बेसिकली इसकी डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। इसकी डिग्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसकी डिग्री इज इक्वल टू एन इफ ए एन इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ। तो मेरा सवाल तुमसे ये कि एफ एक्स इक्वल टू 0 क्या ये पॉलिनोमियल होगा? नहीं। क्यों नहीं? हम्म, हाँ पॉलिनोमियल है ना। है, क्यों नहीं होगा? हाँ पॉलिनोमियल तो होगा ही ना, ए वन ए टू ए थ्री ए नॉट सब हाँ होंगे। तो अब दूसरा हाँ। सवाल है, इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री है 0। अच्छा, तुम्हें कैसे पता 0? मैं यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकता इंटू एक्स टू द पावर 100। हाँ तो डिग्री नहीं है फिर इसकी डिग्री डिफाइन डिफाइंड। नहीं कर सकते, क्योंकि 0 के मल्टीप्लीकेशन में क्या हम कोई पता नहीं लगा पाएंगे, हाँ ठीक है ना। कुछ भी होगा तो इसकी डिग्री अनडिफाइंड है। तो दिस इज अ पॉलिनोमियल विद नो स्पेसिफिक डिग्री, या डिग्री इज अनडिफाइंड, एक ही बात हो, ठीक है ना। तो अब पहला जो सवाल है इसके अंदर, पहली जो चीज है, तो ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई, है ना। अब इसके अंदर क्या है, इसका डोमेन क्या होगा, इसकी रेंज क्या होगी, इसके ग्राफ्स क्या होंगे, है ना। क्योंकि हाँ। इक्वेशन का डिस्कशन तो क्वाड्रेटिक में हो जाता है, तो हम हम्म। उसमें जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। वी आर अज्यूमिंग कि इधर यू नो इट और वी विल डिस्कस इट व्हाइल वी विल स्टडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहां देख लेंगे, है ना, अगर नहीं, हाँ है ना। मेरा बेसिक सवाल क्या है कि इसके डोमेन क्या है, इसकी रेंज क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है? डोमेन, डोमेन तो आर रहेगी, हाँ, रेंज भी आर ही रहेगी। नहीं, सेकेंड पार्ट गलत है। डोमेन इज रियल नंबर्स बट रेंज इज नॉट ऑलवेज रियल नंबर, नॉट ऑलवेज, ठीक है ना। इट इज समटाइम्स रियल नंबर्स बट नॉट ऑलवेज। क्यों ऐसा, मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं इसमें देखूं तो इसका जो क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट चीज तो डिग्री थी, डिग्री हाँ के बेस के ऊपर मैं इसको क्लासिफाई करते जा सकता हूँ। तो डिग्री अगर मैं इसकी 0 कर दूं, कर सकता हूं, तो क्या हो हाँ जाएगा, बेसिकली ये सिर्फ ये आएगा पहला टर्म, बाकी सारे टर्म तो गायब हो जाएंगे। तो दिस हाँ विल बिकम लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू 2, ऐसा बन सकता है। हाँ तो इसका हाँ ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा। हाँ। इसका ग्राफ ऐसा बना तो इसकी डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी? तो ग्राफ देख के तुम डोमेन बता आर सकते रेंज। हाँ हो। हाँ, तो इसका इनपुट तो तुमने देखो, डोमेन तो हमेशा रियल नंबर है, उसमें तो कोई इशू नहीं है, हाँ। लेकिन रेंज क्या होगी, रेंज कैसे पता लगेगा? रेंज फिर कभी कुछ भी हो सकती है। नहीं, हम कोई भी वैल्यू डालें आंसर तो 2 ही आएगा ना। हाँ। तो रेंज के अंदर क्या आएगा, रेंज मतलब तो रेंज रेंज मतलब एक सिंगल एलिमेंट है ना, 2। 2, तो इसकी रेंज क्या हो गई, 2, 2। ठीक है ना। अब डिग्री 1 ले लेते हैं, ठीक है। डिग्री 1 मतलब कैसे दिखाई देगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स, ऐसे दिखाई देगा। हाँ अगर ये ऐसा दिखाई देगा तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। इसको मैं 1 डाल देता हूँ, इसको मैं
2 डाल देता हूँ, तो 1 + 2x हो गया। 2x। ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई। हाँ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे आता है? तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे आएगा, है ना? हम कैसे ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ? इसका देखो, एक लंबा तरीका है कि तुम उसमें वैल्यू डालते हो, x = 0, y = 0, फिर 2 पॉइंट प्लॉट करते हैं, फिर हाँ हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, अब हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करें। ठीक है? हाँ यहाँ पे कुछ तुम्हें बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को मैं पूरा मिक्स करके पढ़ाता हूँ टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ, क्योंकि एक्चुअली में जब पूछा वैसे ही जाता है तो पढ़ना भी वैसे ही चाहिए। हाँ लेकिन इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि पूरा पढ़ा दो फिर आखिरी में ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस करो, है ना? उससे इंसान के दिमाग में फीड नहीं होता। तो हमको हमें जो हमारा जो नॉलेज होना चाहिए वो लाइव नॉलेज होना चाहिए, है ना? ऑर्गेनिक होना चाहिए, ग्रो करना चाहिए हमारे अंदर। हम हर चीज में अप्लाई कर पाए, जब मन हो तब अप्लाई कर पाए, बिकॉज मैथमेटिक्स इज फंडामेंटली अबाउट एप्लीकेशन। ठीक है? तो अब देखो हम ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। तुम देखो y = x का ग्राफ कैसे बनेगा। ये ग्राफ तो तुम्हें क्लियर होगा, ये आइडेंटिटी हाँ बोलते हैं इसको। हाँ ठीक है, ऐसा है, आइडेंटिटी फंक्शन है ये। y हाँ। = x का ग्राफ आ गया। अब जब मेरे पास y = x का ग्राफ ऐसा है तो अब तुम बताओ कि अगर मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ग्राफ कैसा स्लोप होगा? बढ़ जाएगा उसका। बस ये से घूम जाएगा। हाँ तो अगर ओरिजिनल कर्व ऐसा था तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करके, टिल्ट करके। हाँ हाँ। अब अगर मैं y = x/2 कर देता तो क्या होता? थोड़ा नीचे टिल्ट होता हो। गुड। ठीक है ना? तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, अगर मैं y = x के अंदर 1 ऐड कर दूं, अब क्या होगा? ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एक से। -1 कर दूं तो नीचे। हाँ। अब तुम बताओ बेसिकली y = 2x + 1 का ग्राफ कैसे दिखाई देगा? 2x वाला 1 से शिफ्ट हो जाएगा ऊपर। वेरी गुड, समझ में आ गया ना? तो ऐसे हाँ फास्ट ग्राफ सोच सकते हो, क्योंकि हमें बेसिकली टेंटेटिवली शेप ही चाहिए होता है। ये पॉइंट हाँ। निकालना है तो निकाल सकता हूँ बड़ा इजीली। क्या करूंगा उसके अंदर, x वैल्यू 0 0,2। तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 है। 1 आएगा ना, x की वैल्यू 0 डालोगे ना, ये हट जाएगा। हाँ ठीक है, हाँ हाँ। ये हो गया। सिमिलरली अब तुम ये भी सोच सकते हो ना, y = है ना -2x + 3 ग्राफ होता तो कैसा दिखाई देता? -2x + 3। ओ, 2x वाला एक तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं अब तो। देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो अगर मेरे पास वहीं से शुरू करेंगे, y = x का ग्राफ तो ऐसा था। हाँ। y = -x का ग्राफ कैसा होगा? वाई एक्सिस के अबाउट वो हो जाएगा। ऐसा दिखाई देगा। हाँ। ऐसे ही तो होगा ना बेसिकली। हम्म। पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव, नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव बेसिकली। हाँ ये जो ग्राफ था बेसिकली, मैंने अगर पूरे से माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया, एक बार को मैं ऐसा सोच रहा हूँ। ठीक है, दो अलग अलग तरह से सोच सकते हैं। अगर मैंने ऐसे पूरे पे माइनस का, पुराने वाला जो ग्राफ था उसकी जो भी वैल्यू आ रही थी उसे निगेटिव कर दिया, तो अगर ये वैल्यू हाँ +2 थी तो दिस विल बिकम -2, तो नीचे चला जाएगा। हाँ एंड नेगेटिव वैल्यूज विल बिकम पॉजिटिव, तो ऊपर आ जाएंगी ऐसे। हाँ इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना, देयर आर मेनी वेज टू थिंक अबाउट इट। दूसरा मैं ऐसे भी सोच सकता था कि ऐसा सोचूं कि मैंने अंदर माइनस कर दिया, मतलब मैंने x को -x से रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ तो दोनों दोनों में फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों सेम ही चीज आ रही है, लेकिन कहीं कहीं फर्क पड़ेगा ना। अब जब हाँ मैंने ऐसा सोचा तो मैंने बोला देखो, पहले जो वैल्यू मुझे 1 के करस्पॉन्डिंग मिल रही थी वो -2 की करस्पॉन्डिंग मिल रही होगी, हाँ। -1 की करस्पॉन्डिंग मिल रही है। -1। हाँ ठीक है, तो क्या हो गया बेसिकली, ऐसा भी सोच सकता हूँ कि मेरा ग्राफ, अगर मैं ऐसा सोचूं तो मेरा जो ग्राफ होगा वो ऐसे इंटरचेंज हो जाएगा। हाँ। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे देखूंगा तो जब ये इधर चला गया तो दिस विल बिकम लाइक दिस। हम्म। तो अगर मैं ऐसे सोचूं कि मैंने f(x) के अंदर -x डाल दिया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट होगा। और अगर हाँ मैं सोचूं कि मैंने f(x) को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जनरेट होगा। हाँ समझ में आ गई ना बात, हाँ। है ना? अब जब मैंने ऐसा कर लिया तो अब मैं बोल रहा हूँ देखो y = -2x का ग्राफ कैसे होगा। अब मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, तुम बताओ। वो तो स्लोप इंक्रीज हो जाएगा ना। हाँ गुड, तो स्लोप ऐसा हो जाएगा, हाँ y = -2x ऐसा दिखाई देगा। हाँ अब उसमें मुझे क्या ऐड करना था, 3 ऐड किया था ना मैंने, हाँ। 3 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, अब तुम बना हाँ सकते हो ना फास्ट।
सर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जैसे रिफ्लेक्शन के उससे बताओ कि कौन सी एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट हो जाएगा वो। हाँ वो बता देता हूँ। देखो बहुत सिंपल सी बात है, अपन दूसरा थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं, इनफैक्ट नेक्स्ट एग्जांपल पे चल लेते हैं। जैसे मैंने बोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया मैंने, ठीक हाँ है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा, हाँ ठीक है। मैं से ऐसे भी सोच सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हम्म, माइनस एक्स डालूंगा तो क्या होगा, ये माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर। अब ये सेम हाँ क्यों आया, क्योंकि क्या हुआ होगा, जब मैंने x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया होगा तो जो वैल्यू पहले 2 के करस्पॉन्डिंग आ रही होगी और जो वैल्यू -2 के करस्पॉन्डिंग आ रही होगी वो इंटरचेंज हो गई होगी नए हाँ ग्राफ के अंदर। तो हाँ बेसिकली ऐसे ही तो चेंज हुआ ना आपस में, जब मैं x हाँ को -x से रिप्लेस कर रहा हूँ। लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि सिमेट्री है, हाँ। ओरिजिनल ग्राफ ही आएगा, इसलिए आंसर भी सेम आ रहा है, आंसर भी वही सिग्निफाई कर रहा है। और माइनस एक्स स्क्वायर लेके तो एक्स एक्सिस के अबाउट वो उल्टा हो जाएगा। एग्जैक्टली, ठीक है ना, उल्टा है ना, घूम जाएगा। और अगर मैं x के अंदर है ना, अगर मैं बोल दूं एक है ना, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, दिस विल बिकम माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। हम्म, अब क्या होगा, अब पॉजिटिव वैल्यूज विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज विल बिकम पॉजिटिव। हाँ बट सिंस ऑल द वैल्यूज वेर पॉजिटिव तो वो वैसे दिखाई देगा ऐसे। हाँ ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाँ मल्टीप्लाइंग तो हम यहाँ पे इसको समराइज भी कर सकते हैं एक बहुत बेसिक लाइन के अंदर। माइनस एक्स के केस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो रहा है ना, अबाउट वाई एक्सिस वो हो जा रहा है। अबाउट y axis values are interchange, हाँ ठीक है ना। हम्म और अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अब क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, अबाउट एक्स। हाँ हाँ, पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव अबाउट, सेम चीज इज हैपनिंग अबाउट हाँ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। हाँ समझ गए ना, बहुत सिंपल बात। हम्म, हम्म, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ पे मुझे एक और चीज क्लियर हो गई है ना, इसका ग्राफ समझ में आ गया है ना। क्वाड्रेटिक के ग्राफ तो तुम्हें पता है, क्वाड्रेटिक के ग्राफ कैसे बनाते हैं। हाँ अगर मेरे पास ये है बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ग्राफ कैसे बनाएगा इसका, स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 एक्स उसको वो फैक्टराइज करेंगे फिर वो इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे दो पॉइंट्स पर। अच्छा बता देता हूँ फिर, देखो समझो इसको है ना। ग्राफ इसलिए ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को साथ साथ लेके चलना है क्योंकि इसमें बहुत बारीक बारीक बातें जो पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर फंक्शन से क्लियर नहीं तो कैलकुलस क्लियर नहीं होगा, ठीक है। हाँ अब इसको देखो, बेसिकली क्या है कि जब हमको क्वाड्रेटिक का ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हम क्या चीजें देख रहे होते हैं, ए की वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो है हमारे पास, ये जनरल हाँ क्वाड्रेटिक। तो मैं क्या देखूंगा, ए सबसे पहले है ना, पहली चीज मैं नोटिस करूंगा ए। इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा दिखाई देगा। इफ ए इज स्मॉलर देन जीरो मतलब ग्राफ ऐसा दिखाई देगा, हाँ पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है मेरे पास, डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो मेरा जो भी ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को कट करेगा दो पॉइंट में, अगर ये हाँ इक्वल टू जीरो होगा तो ये टच करेगा, प्लस। ठीक है ना। और अगर ये स्मॉलर देन जीरो होगा तो ये ऊपर से निकल जाएगा, हाँ ठीक है ना। अब ये तीन केसेस बन सकते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग ये तीन केसेस भी बनेंगे, उल्टा। हाँ ठीक है। हम्म नेक्स्ट इसके अंदर थर्ड चीज तुम क्या देखोगे, ये तो तुम्हारे को दो चीज पता पड़ गई है ना कि इसके करस्पॉन्डिंग तुम ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग भी वैल्यू है ना। अब इसमें क्या है, इतना तो हम देख सकते हैं है ना। अब इसमें अगर तुम c की वैल्यू चेक करोगे, इफ c इज ग्रेटर देन जीरो और c इज स्मॉलर देन जीरो, तो तुमको ये पता हम्म, पड़ेगा बेसिकली c इज ग्रेटर देन जीरो है ना। c की वैल्यू तो c कब आएगा, जब मैं x की वैल्यू जीरो डाल दूं तो ये सारी चीज जीरो हो जाएंगी, हाँ तो ऐसा दिखाई देगा अगर c हम्म, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। और ऐसा दिखाई देगा इफ c इज स्मॉलर देन जीरो, हाँ ठीक है ना। चौथी बात -b/2 है, -b/2 क्या होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है
ये वाला जो पॉइंट है तुम्हारा, इसकी वैल्यू क्या होती है? माइनस बी बाई टू है, कॉमा माइनस डी बाई फोर। हाँ बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू, हम्म याद होनी चाहिए। माइनस बी बाई टू है, माइनस डी बाई फोर है। तो माइनस बी हाँ बाई टू क्या तय कर रहा है बेसिकली? इस पॉइंट की लोकेशन कहाँ होगी, ठीक है। तो अब दिस हाँ ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये पॉजिटिव साइड होगा, मतलब ये इस लाइन के इधर एग्जिस्ट करेगा, हाँ है ना। और अगर ये निगेटिव हो गया तो कहाँ होगा ये बेसिकली? लेफ्ट साइड में। ठीक है। अब हम्म इतना नहीं करना पड़ता, इन दोनों से ही बन जाता है इतना नहीं करना हाँ पड़ता, इन दोनों से ही बन जाता है ग्राफ बहुत फास्ट। इन दोनों से ही हाँ हम जनरली आइडिया लगा लेते हैं। लेकिन ये क्वाड्रेटिक के ग्राफ प्लॉट करने की चार मेन बातें हैं, और इसकी डोमेन रेंज यहीं से ऑब्टेन होती है आगे जाके, हाँ ठीक है। जब उसकी डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो यहीं से आएगी। अब देखो, अच्छा एक चीज तो अपन भूल ही गए, जब अपन ने इसका डिस्कशन किया था लीनियर का, है ना, तो इसका ग्राफ ऐसा कुछ आया था हमारे पास। तो इसकी डोमेन तो रियल नंबर थी, रेंज क्या आई थी? रेंज रेंज तो आर है इसकी। हाँ गुड, हाँ, ठीक है ना। अभी हम एक बल्ब वाला मेथड देखेंगे, उससे तुम ग्राफ देख के बहुत फास्ट रेंज बता सकते हो, ठीक है ना। तो बल्ब मेथड से तुम बहुत फास्ट रहोगे। जैसे मैं तुम्हें हाँ बल्ब मेथड बता ही देता हूँ इनफैक्ट। तो अब जैसे मेरे पास ये ग्राफ दिया हुआ है ना, मैंने कोई भी ग्राफ लेता है, क्वाड्रेटिक लिया हमने, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस टू, ये मेरे पास फंक्शन है। तो मैंने सबसे पहले क्या नोटिस किया, इसका ए क्या है? तो ए तो निगेटिव है, तो ग्राफ का शेप कैसा होना चाहिए? ऐसा। डाउनवर्ड हाँ। फिर मैंने डी चेक किया, डी कितना है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी इज 9 नाइन, माइनस आएगा, माइनस एट आएगा, हाँ वन आ गया, ठीक हाँ है। अब डी की तुमने क्वाड्रेटिक के अंदर पढ़ा होगा, डी की कंडीशंस होती हैं। अब यहाँ तो डी परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है। हाँ अब डी परफेक्ट स्क्वायर है मतलब रैशनल रूट्स होंगे, हाँ ठीक है। तो इसके रैशनल रूट्स आएंगे हमारे पास। अब वो निकालना बहुत आसान है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल लेता तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू हो जाता, और ये मुझे दिख जाता है कि इसका तो फैक्टराइजेशन हो रहा है एक्स माइनस टू, हाँ है ना, इसके अंदर, एक्समैन ठीक। तो जब मैंने हाँ इतना देख लिया, डी देख लिया, तो मेरे को इतना तो समझ में आ गया था कि देखो इसका ग्राफ ऐसे आएगा और ऐसे कट करेगा, है ना। हाँ ये दो चीजें देख के मुझे इतना समझ में आ गया, हम्म ठीक है। जब मेरे को इतनी बात समझ में आ गई, तो मैंने अब मेरे को उसके बाद जैसे मैंने इतना ऑब्जर्व कर लिया कि इसके रूट्स भी मुझे आसानी से दिखाई दे गए, क्योंकि मैंने यहाँ ये ऑब्जर्व कर लिया कि दिस इज रैशनल, रैशनल रूट्स बनेंगे क्योंकि परफेक्ट। हाँ तो मैंने बहुत इजीली इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। मैंने बोला देखो ये वन हो गया, ये टू हो गया, क्योंकि मुझे लोकेशन पता है ना, तो मुझे बाकी चीजें निकालने की हाँ जरूरत। हाँ लेकिन मैं निकाल सकता था, तो देखो वाई इंटरसेप्ट भी वो अपने को पता सी निगेटिव दिखाई दे रहा है, तो मेरे को यहाँ से आइडिया लग रहा था कि नीचे ही कट करेगा, है। ठीक है। हाँ बस मुझे माइनस बी बाई टू ही तो निकालना था, वो तो इजीली निकल जाता। माइनस बी इज नथिंग बट माइनस थ्री बाई टू है, बाय दिस, ये आ जाता, -2 तो ये आ जाता थ्री बाई टू, हाँ विच इज लॉजिकल, क्योंकि वन और टू है और ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है, तो ये पॉइंट तो थ्री बाई टू होगा ना, विच इज नथिंग बट 1.5, हाँ हाँ ठीक है। समझ आ गई बात, हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब हम्म इसका डोमेन और रेंज कैसे निकालेंगे? तो देखो, किस कभी ग्राफ बन जाए तो फिर डोमेन और रेंज निकालना बहुत मुश्किल बात नहीं होती। क्यों मुश्किल बात नहीं होती? देखो तुम ग्राफ ड्रॉ करो, जैसे ग्राफ तुमने ड्रॉ कर लिया, ठीक। अब जैसे तुमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, तो यहाँ पे ऊपर एक बल्ब लगा दो, यहाँ पे एक बल्ब लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ एक मैंने बल्ब लगा दिया, और मैंने बोला कि इसकी शेडो कहाँ बनेगी, तो तुम बोलोगे सर इसकी शेडो एक्स एक्सिस पे। तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी? देखो ऊपर से अगर ऐसी रेज आ रही हैं, इसके ऊपर ऐसे गिर रही हैं, सोचो हम्म कि इसकी शेडो कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी ना, हम्म शेडो बना दो। फिर मैंने एक नीचे भी बल्ब लगा दिया, यहाँ पे भी बल्ब लगा दिया। अब मैंने वापस बोला कि इसके ऊपर यहाँ से जा रही है, ठीक है। तो इस नीचे वाले पार्ट की शेडो कहाँ बनेगी? एक्स एक्सिस पे समझ में आया? तो तुम एक्स एक्सिस का सारा पोर्शन कवर हो गया। हाँ तो जितनी शैडो बनी वही तुम्हारी डोमेन है, क्योंकि डोमेन कुछ हाँ नहीं होती, एक्स की वैल्यूज होती हैं। हाँ एक्स ही इनपुट है, इनपुट ही डोमेन है, हाँ ठीक। बेसिक डेफिनेशन जहां से शुरू करते हैं, शायद बेसिक हाँ मैथमेटिक्स, हाँ ठीक है। तो हमारी डोमेन क्या आ गई? ये शैडो जो बनी हमारी डोमेन आ गई, तो इसलिए हमारी डोमेन तो रियल नंबर हो गई। हाँ ग्राफ से बड़े इजीली निकाला जा सकता है ना। इनफैक्ट अब जब तुम्हें इतना बल्ब वल्ब लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देख के ही बोल दोगे कि सर इसकी पूरी शैडो बन रही है, हाँ
ठीक है, तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ ना कि बल्ब लगाना होता है, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ ये मेरे पास आ गया, तो फिर मैं बल्ब लगा दूँ। अब मैं बल्ब कहाँ लगाऊंगा, बल्ब का कलर चेंज कर, अब मैं बल्ब यहाँ लगाऊंगा, है ना, और मैं बल्ब यहाँ लगाऊंगा, तो इसकी रेंज मिलेगी इससे। हाँ, इससे देखो इसकी शेडो तो नीचे बनेगी यहाँ पे, हम्म और ऊपर कितनी बनेगी, वहां से शेडो बनाएंगे तो ये शेडो बनेगी, हम्म। इस पॉइंट तक बनेगी ना शेडो, हाँ ऊपर तो बनेगी नहीं। तो मेरे वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, इस पॉइंट के नीचे वाले सारे पॉइंट्स आ रहे हैं। हम्म तो मेरी रेंज क्या हुई बेसिकली, इस पॉइंट के नीचे वाले सारे पॉइंट्स। हम्म। अब ये पॉइंट क्या था, ये तो -d/4 है। -d/4 है। हाँ, तो मैं माइनस इन्फिनिटी से फिर वहाँ। समझ आ गई ना बात। हाँ ठीक है, हाँ। तो हमारे पास क्या है, अब तुम्हें समझ में आया कि देखो अगर ग्राफ का शेप अगर ऐसा है तो -∞ से -d/4 है। वहीं अगर क्वेश्चन ये नहीं होता, है ना, और थोड़ा सा डिफरेंट होता, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये दे दिया जाता कि x² - 3x + 2, अब तो a पॉजिटिव हो गया, अब ग्राफ ऐसा बनेगा। हम्म अबे कहीं पर भी बने बेसिकली, शैडो जब बनाने जाऊंगा मैं इसकी, जब मैं इसकी शैडो बनाने जाऊंगा तो कैसे बनेगी शैडो इसकी, ऐसे बनेगी, हाँ बनेगी ना, ऐसे। हाँ। अब आंसर क्या जनरेट होगा, -d/4 है टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गई ना बात, हाँ ऐसा। तो इसमें दो ही केस हैं, जब a > 0 होगा तो आंसर ये आएगा, हम्म। और जब a <0 होगा तो आंसर क्या आएगा। -इन्फिनिटी टू -d/4। समझ में आ गई, ये बहुत यूजफुल चीज है, बार बार काम आती है, हाँ तो ये क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। तो हमने क्या देख लिया, लीनियर देख लिया, क्वाड्रेटिक देख लिया, लॉजिकली स्पीकिंग नेक्स्ट क्या आएगा, क्यूबिक। क्यूबिक। ठीक है, अब क्यूबिक का मैं ग्राफ बनाने का मेथड तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है ना। अब क्यूबिक में अपन सारा एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एनालिसिस मैं तुमको सिखाता हूँ। तो कुछ एनालिसिस क्या हो गया इसमें, देखो अगर मेरे पास ऐसा है x-1, टाइम क्या हुआ, अच्छा है, 10:30। ठीक, ऐसा, ये मेरे पास क्यूबिक हो गई, x-1 × x-2 × x-3। इसका ग्राफ कैसे होना, इसका ग्राफ बनाना 1 2 3 पे वो कट करेगा। हाँ, इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, 1 2 3, यहां से ऊपर से ऐसा बनाना शुरू करो, ऐसा नीचे, ठीक है ना। अगर इसके अंदर और भी ज्यादा होगा, x-1 x-2 x-3 x-4, अब ग्राफ कैसे बनेगा। सर वो कैसे पता करे कि नीचे ही आ रहा है राइट साइड से। तुमसे पूछूं, लेकिन अच्छा हो तुमने मुझसे पूछ लिया। देखो, हाँ इस तरह से सोचो कि इसके अंदर मेन चीज क्या है, ए का कोफिशिएंट तुम्हें दिखाई दे रहा है, ए अगर मैं इसको लिखूं जनरल फॉर्म तो क्या बनेगा, ax³ + हाँ। bx² + cx + d, ठीक है। हम्म अब तुम देखो, इसको नोटिस करो कि जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ पे ए पॉजिटिव आ रहा है, हमारे हमने जो बनाया ग्राफ उसके लिए ए पॉजिटिव है, हाँ। ठीक है। अब ए पॉजिटिव का रोल क्या है, देखो इसमें अगर तुम बहुत बड़ी वैल्यू डालो, 1000 डाल दो, ठीक, हम्म 1000 तो बहुत बड़ी हो गई ना इस कंटेक्स्ट के अंदर बेसिकली, हाँ हाँ। तो ये तो 10⁹ हो जाएगा ना, हम्म ये 100 आएगा, हम्म। है ना, ये कितना आएगा, 10 आएगा। चाहे हाँ कोफिशिएंट कितने भी बड़े हों, अल्टीमेटली तो ये जो साइन होगा यही तो डिसाइड करेगा कि इसकी अल्टीमेट वैल्यू कितनी आएगी। क्योंकि अगर ये हाँ नेगेटिव है और इसमें मैं 10⁻100 डाल दूंगा, तो वो तो नेगेटिव ही हाँ करेगा ना उसको, क्योंकि हाँ हाँ ये कोफिशिएंट्स कब तक लड़ पाएंगे उससे, ये तो कांस्टेंट थी, हाँ बहुत देर तक वो कंपनसेट कर नहीं पाएंगे, तो अल्टीमेट हाँ ग्राफ नीचे ही जाएगा ना, डिप करेगा, हाँ ठीक है ना। तो एक ही वैल्यू है, ए ही अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि ग्राफ ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हाँ अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ को अपने आप ऊपर लेके चला जाएगा, हाँ और नेगेटिव है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये जो रूट्स बन रहे हैं, ये जो बी सी कंपेंसेट कर रहे हैं बेसिकली किसी ना किसी तरीके से, उसके हाँ कारण ही ऐसा हो रहा है, ठीक है ना, कि हाँ बढ़ता है लेकिन फिर नीचे चला जाता हाँ है ना, कि किसी का कंपनसेशन फैक्टर उतने जोन के अंदर स्ट्रांग होता है तो उसको नीचे ले जाता है, फिर वो, लेकिन हाँ। अल्टीमेटली कौन उसको डिसाइड करेगा, यही डिसाइड करेगा फिर। ए विल प्रिवेल एट द एंड ऑफ द डे, इसलिए ए के साइन हाँ से डिपेंड करेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा, अगर वो निगेटिव है तो हाँ ग्राफ निगेटिव हो जाएगा, है ना। और तुम यहाँ से कॉमन सेंस से सोच सकते हो, दिस लॉजिक विल बी वैलिड फॉर एनी पॉलिनोमियल, हाँ सभी के लिए ट्रू है, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर होगी वही डिसाइड करेगी, तो हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इसलिए तुम देखा होगा जब क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जाते हैं
तो वो हमेशा बताते हैं कि ए के बारे में बता रहे होते हैं, राइट? हाँ। इसलिए वो ए के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं क्योंकि ए अच्छा, बिकम वो 3 के बाद जो नीचे आया, फिर 2 को ऐसे सिर्फ टच करके वापस नीचे क्यों चले जाता तो? 2 को टच करके वापस ऊपर चला जाता। अब नीचे चले जाता। हाँ, तो केसेस है ना इसमें। पहले मैं एक खत्म कर लेता हूँ फिर तुम्हारे केस में। अब देखो 4 हो जाते तो हो जाता 1 2 3 4, ऊपर से शुरू करूंगा। हाँ, ये लॉजिक तो समझ में आ गया ना तुम्हें? हाँ। अब तुमको यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी, पहले मैं बात खत्म कर लेता हूँ फिर अपन क्यूबिक का ही डिस्कशन कर लेंगे। हुँ। कि एक तो इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज क्या दिखाई दे रही है? अच्छा, रेंज उसकी तो R है। गुड। इसकी रेंज तो रियल नंबर्स ही होगी और इसकी हाँ, रेंज का तो कुछ मिनिमम होगा ना। देखो यहाँ से लाइट डालूंगा तो इसके ऊपर ही की तो हाँ, इसका तो कुछ एक मिनिमम आएगा, हाँ, ठीक है ना? तो इसका कोई ना कोई मिनिमम होगा जो हम अभी नहीं निकाल पाएंगे, जब हम कैलकुलस का यूज कर लेंगे तो मे भी वहां से डिफरेंशिएट करके निकाल पाए, ठीक है? हाँ, मैक्सिमम से इसकी वैल्यू हम मे भी कैलकुलेट कर पाए, अभी तो नहीं कर पाएंगे, हाँ, ठीक है? तो ये क्या हो गया बेसिकली, इसके अंदर इसकी मिनिमम वैल्यू फिक्स हो गई कहीं ना कहीं, हाँ, है ना? इसकी मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आके कहीं ना कहीं फिक्स हो गई। तो हमने यहाँ पे ये कंक्लूड किया कि अगर डिग्री ऑड है, तो जैसे हमने देखा था डिग्री 1 के अंदर 3 के अंदर रेंज क्या आई थी तुम्हारी? रियल नंबर। और हुँ। अगर डिग्री इवन है तो क्या हो जाएगा? अगर डिग्री इवन है ना? जैसे तुमने देखा था, लिमिट हो जाएगा। हाँ, बस जीरो को छोड़ देते हैं, जीरो तो बहुत स्पेशल केस हो गया, 2 4। तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पे लोअर जगह से मिनिमम वैल्यू अचीव करेगा तो हाँ, लोअर बाउंड हो गया, इसको लोअर बाउंड कहते हैं ना, नीचे से बंद है ये, नीचे से हाँ, बाउंड, तो या तो लोअर बाउंड होगा या ये अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड वो एक ही ऊपर डिपेंड करेगा। पे डिपेंड करेगा एक ही वैल्यू पर। हाँ, ये एक डिस्कशन खत्म हुआ हमारा पॉलिनोमियल्स की डोमेन रेंज, ग्राफ कैसे बनते हैं। अब मैं तुम्हारे हाँ, क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि ये क्यूबिक की कितने वेरिएशंस हो सकते हैं ग्राफ के, हाँ, है ना? फिर तुम बाई क्वाड्रेटिक के घर जाके सोचना है कि हम कितने वेरिएशंस बना सकते हैं। हुँ, अब देखो, अगर मैं ऐसा कर दूं x-1 इंटू x-1 इंटू x-2, अब ग्राफ कैसा दिखाई देगा? मैंने क्या किया, एक x-2 की जगह है या x-3 की जगह x-1 रिपीट कर दिया, दिखाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, हाँ, इनफैक्ट और बढ़िया बनाता हूँ, जैसे तुम्हें और बढ़िया विजुअलाइजेशन होगा। अपन उधर से ही चलते हैं, राइट हैंड साइड से ही चलते हैं। x-1, हुँ, मैंने x-3 को भी x-2 बना दिया। अब क्या होगा? हाँ, देखो मेरे पहला पहला जो ग्राफ था वो कैसा दिखाई दे रहा था, ऐसा चलता था, ऐसा चलता था, ऐसा आ जाता था, हुँ, ठीक है ना? 1 2 3 ऐसे ही तो था ना? हाँ, अगर मैं 3 को 2 बना दूंगा तो क्या होगा, ये ग्राफ इधर मूव करेगा थोड़ा थोड़ा, हुँ, ऐसे ही तो मूव करेगा ना अल्टीमेटली, हाँ, हाँ, है ना? और कैसे बन जाएगा, इस पॉइंट ऐसे आ जाना चाहिए अल्टीमेटली। हाँ, ये ग्राफ कैसा बन जाएगा, ऐसा आएगा, सॉरी, है ना? ये ग्राफ कैसे बन जाएगा अल्टीमेटली, ये ऐसा आएगा, टच करेगा और ऊपर चला जाएगा। हाँ, मतलब जब टच करता है तो रिपीटेड रूट्स होते हैं। हाँ, समझ आ गया? अब तुम ये डेरिवेटिव से भी देख सकते हो सेम फिनोमेना। तो ये x-1 इंटू x-2 का होल स्क्वायर है, इसको तुम डिफरेंशिएट करो, तुम्हें x-2 का f डैश ऑफ x का भी एक रूट x-2 पे आएगा, हाँ, ठीक है ना? मतलब उसका डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे जीरो हो रहा है, हाँ, तो जो उसका रूट है और वो जो डेरिवेटिव है वो सेम उस पॉइंट, इसका मतलब ये। हाँ, अब तुम मुझे बताओ कि अगर मैं इस x-1 की जगह भी x-2 लिख दूंगा तो क्या होगा? तो वो ये भी मूव करना शुरू होगा, हाँ, वो ऐसे नीचे से आएगा। हाँ, ठीक है ना? हाँ, अगर x-2 का होल क्यूब बनाएंगे तो कैसे दिखाई देगा? पॉइंट ऑफ हाँ, इंटरसेक्शन आएगा ना यहाँ पे। हाँ, 4 हो जाए तो? 4 हो जाएगा तो भी ऐसे ही आएगा, थोड़ा शेप थोड़ा और अच्छा दिखाई देने लगने लग जाएगा, लेकिन लॉजिक वही है, हाँ, ठीक है ना? वो सारे जो पॉइंट्स है वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं ऐसे करके। ये बात समझ में आई ना तुमको? हाँ, बस इतनी सी बात। तो इस तरह की कितने भी बना सकते हैं ग्राफ हम, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, हाँ, है ना? इनफैक्ट तुम सोचो अगर ये ग्राफ बनाने को दे दूं, x माइनस
1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ये कैसे दिखाई देगा? ये होमवर्क है, ट्राई कर लेना। हाँ ठीक है, बनाना, सोचना कैसे दिखाई देगा, और फिर वैल्यूज डाल के वेरीफाई करना कि उस रेंज में वैल्यूज आ भी रही है या नहीं आ रही, छोटी छोटी एक हाँ आध, तुम्हें हाँ आइडिया लग जाएगा कि सही जा रहा हूँ। मतलब अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है पुट करके, तुम्हें समझ में आ जाएगा ना कि सही बनाया लगभग। हाँ ठीक, हाँ तो ये हमने पॉलिनॉमियल्स कवर कर लिया। ठीक है, मेरे को हम्म, खत्म तो आज टाइप्स ऑफ फंक्शंस तक करना था, लेकिन कोई बात नहीं, अपन फंक्शंस तक एकदम स्पीड नहीं मारेंगे, आराम आराम से चलेंगे, बहुत डिस्कशन करेंगे। फिर जैसे लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी आएगा तो वहां स्पीड अप कर लेंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, तो तुम वो पहला वाला जो असाइनमेंट दिया हुआ है वो कर लेना। मैं एक बुक और अपलोड कर रहा हूँ, है ना? शायद तुम्हारे पास पुराने IIT JEE के पेपर्स हैं क्या, कि वो है क्या, हाँ टेंथ वाली जो 41 ईयर्स आती है? हाँ वो है। हाँ, वो सॉल्व, वो जैसे जैसे जो जो चैप्टर खत्म होते जाएगा उसकी तुम्हें सॉल्व करनी है ना, मेन वो उस पर ज्यादा फोकस रखना। हाँ ठीक है, और अगर तुम्हारे पास ज्यादा टाइम है, जैसे तुम्हारा मैथमेटिक्स वीक है, तो इट इज एडवाइजेबल टू गिव मोर टाइम इनटू इट। हाँ जो मैं असाइनमेंट तुमको दे रहा हूँ, है ना, दैट इज कंपाइल्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, बहुत सारे अलग अलग जगह से वो कंपाइल्ड है उसका मटेरियल। तो उसकी एक्सरसाइजेस तुम सॉल्व कर लेना, कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे। हाँ ठीक, हाँ तो मीट यू अगेन टुमारो एट 9, योर फिजिक्स क्लास विल स्टार्ट एट 11। हाँ ठीक। ठीक है, चलो, ओके।